नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग ने घोषणा कर दी है, परीक्षा की तिथि निर्धारित है और परीक्षा TRE 3.0 की री एग्जाम की तिथि फिक्स है। वैसी परिस्थिति में एक जिम्मेदार शिक्षक और एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते हमारे सभी शिक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि हम आपको लगातार रिवीजन कराएं। और आप जानते हैं, NCERT बिना सब सुना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई एग्जाम में अटपटा सा प्रश्न आता है जो आपसे नहीं बन पाता है, तो वो कहीं ना कहीं इसी किताब से होता है, जिस किताब का नाम NCERT होता है। क्योंकि आपने NCERT को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, आपने NCERT से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को नहीं किया है, और यही कारण है कि आप कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, वैसा क्वेश्चन आ गया। तो हम इस बार आपके साथ खड़े हैं और हर बार हम खड़े रहते हैं। इस बार भी ऑफिसर्स एकेडमी के सभी शिक्षकों ने यह ठाना है कि आपको शिक्षक बनाना है। साथियों, नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम है शशि शरण और आप लाइव हैं विश्व इतिहास की क्लास में। आप सब कई महीनों से कह रहे थे, लगातार कह रहे थे कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप बार बार कहते थे कि सर विश्व इतिहास का क्या होगा, सर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या होगा। तो आज की ये जो टॉपिक दिख रही है आपको, आज की ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये टॉपिक ही है साथियों वर्ल्ड हिस्ट्री। हम शुरुआत करेंगे फ्रांसीसी क्रांति से और धीरे 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 हम क्लास 9th की NCERT को समाप्त करेंगे। तो वैसे सभी छात्र जो विश्व इतिहास के प्रश्नों का इंतजार कर रहे थे और चाहते थे कि उनकी पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री एक नजरिए से खत्म हो जाए, जिनको वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें याद हो जाएं, तो आज की क्लास करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें काफी लाभ मिलेगा। बाकी तो परमपिता परमेश्वर ही जानते हैं कि परीक्षा में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि आप जो है लगातार क्लास में बने रहिए और मैं चाहूंगा कि आज आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है साथियों, जो सबसे पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर के बारे में हम कहते हैं, और उस चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ये जो क्लास 9th का जो ये किताब है, इसके अंदर में जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में जो पहला टॉपिक है दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। मेरी इच्छा यह है कि मैं आपको 2-4 मिनट फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बता दूं, वो 2-4 फैक्ट्स बता दूं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, जब फ्रांसीसी क्रांति की याद आती है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की याद आती है, तो आप 1789 एक वर्ष याद कर लेते होंगे, एक ईयर याद करते होंगे कि 1789, 89 ही कहते हैं हिंदी में, शायद 79 के बाद 80 होता है, ये 89 है। तो 1789 में, अब ये जो 1789 का साल है साथियों, आप जानते हैं कि 1789 की जब आप बात करते हैं तो 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आप जानते हैं कि ये एक ऐसी घटना थी, इस घटना की शुरुआत कहां से हुई थी, तो आप जानते हैं कि जो वहां पे मध्यम वर्ग हुआ करता था और जो दूसरा कहानी है वो उच्च वर्ग का है। आप सभी को साथियों याद होगा कि मध्यम वर्ग जो उस इलाके का था, उस मध्यम वर्ग के द्वारा शुरू की गई जितनी भी घटनाएं थी, उन घटनाओं की श्रृंखलाओं ने जो उच्च वर्ग थे वहां पर, उन उच्च वर्गों को झकझोर कर रख दिया। लोग जो है सड़क पर उतर गए और लोगों ने राजशाही का जो क्रूर शासन हुआ करता था, लोगों ने जो राजशाही का क्रूर शासन था, उस राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ, राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ सड़कों पर लामबंदी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो जो लोगों का विरोध था वो विद्रोह में तब्दील हो गया था। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विद्रोह किया और इसी क्रांति ने दुनिया के इतिहास के सामने पहली बार स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचार को सामने लाया। 3 बातें आपको याद होंगी, पहला है स्वतंत्रता का, दूसरा है समानता का और तीसरा है बंधुत्व का। जब ये 3 नाम आपके सामने आएंगे तो आपको एक ही बात याद आएगी और वो बात आएगी जो इसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, जिसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यह भी सवाल उठता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति, इसकी शुरुआत कब हुई और कहां से हुई। तो आप जानते होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो 14 जुलाई, मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 14 जुलाई 1789, 1789 को इसकी शुरुआत हुई थी। और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि शुरुआत कहां से हुई थी, तो बास्तील के किले से हुई थी। कहां से हुई थी, फोर्ट बास्तील फोर्ट से हुई थी, जिसे हिंदी में हम लिखते हैं बास्तील का किला।
और उसी बास्तील किले से साथियों, उसी बास्तील किले से इस फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई तो मामला क्या था? मामला बस इतना ही था कि बास्तील के किले के जितने भी लोग थे वो सभी लोग नफरत में थे। और बास्तील का किला क्या था? तो बास्तील का किला जो हमारी वहां की हुकूमत हुआ करती थी, जो राजशाही थी, उस राजशाही की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक हुआ करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ता जब जब निरंकुश हो जाती है तब तब जनता सड़कों पर आती है। और यही हुआ उस फ्रांस की क्रांति के अंदर में। इस फ्रांस की क्रांति में जब वो डेट है 14 जुलाई 1789 साथियों, और इसी डेट को एक युद्ध जो भीड़ चल रही थी, एक बड़ी सी भीड़ थी, उस भीड़ ने क्या किया? तो उस भीड़ ने इस बास्तील के किले को तोड़ दिया। जो वो सड़कों पर राजशाही के खिलाफ आंदोलन और आवाज लग रहा था, वो भीड़ एक ही एक उग्र हो गई और उसने क्या किया? तो बास्तील के किले को तोड़ दिया। जब बास्तील को उन्होंने तोड़ा तो इस बास्तील के किले के अंदर में ढेर सारे कैदी हुआ करते थे, जिन्हें आप राजनीतिक कैदी कहते हैं। जिन्हें आप क्या कहते हैं? राजनीतिक कैदी करते हैं। जो राजनीति के कारण, राजनीति से प्रेरित होकर जेलों में कैद कर दिए गए थे, उन राजनीतिक कैदियों को इस पर हमला करके इस जेल के गेट को, इस किला के गेट को तोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने राजनीतिक कैदियों को वहां से मुक्त करा लिया, वहां से रिहा करवा लिया। अब सवाल यह उठता है भाई, देखिए दो विकल्प हैं कि मैं थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बता दूं और उसके बाद आगे बढ़ूं। एक विकल्प यह है कि डायरेक्टली मैं यहां से क्वेश्चन नंबर 1 करूं और क्वेश्चन नंबर 1 करके डायरेक्टली आगे बढ़ जाऊं। अब आप कहिए कि कौन सा तरीका है? भाई पीआरटी वालों को तो पिछला बार बुखार छोड़ा दिया था, है ना? पीआरटी वालों भूलिए मत, पिछली बार कितने क्वेश्चंस आए थे, है ना? पिछली बार कितने क्वेश्चंस आए थे भूलिए मत। अब सुनिए, अब इसके आगे क्या हुआ था? जब आप बात करते हैं कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति होने के क्या कारण हैं, तो आप जब कारण की बात करेंगे तो फिर वही बात निकल के आएगी। जैसे आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ा था कि आप पढ़ते हैं कि इसमें सामाजिक कारण बहुत से थे, आप पढ़ते हैं कि इसके आर्थिक कारण बहुत से थे, आप कई तरह के कारण पढ़ते हैं, राजनीतिक कारण पढ़ते हैं, तात्कालिक कारण पढ़ते हैं, इसके तात्कालिक कारण भी बहुत सारे थे। उसके अलावा बात करेंगे तो इसके राजनीतिक कारण भी हुआ करते थे, उसके अलावा राजनीतिक कारण हुआ करते थे। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आर्थिक कारण भी हुआ करते थे, आर्थिक कारण भी हुआ करते थे। और इतना से भी अगर मन न भरे तो आप जानते हैं कि उस पर बहुत सारे समाज सुधारकों का और बहुत सारे विचारकों का प्रभाव हुआ करता था। वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। बहुत सारे समाज सुधारकों का, बहुत सारे समाज सुधारकों का और समाज सुधारकों के अलावा बहुत सारे विचारकों का, एवं विचारकों का साथियों क्या था? तो विचारकों का प्रभाव हुआ करता था। अगले 2 मिनट में मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा, आप सिर्फ ध्यान से देखिए और सुनिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक कारण के बारे में। जब हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति होने के सामाजिक कारण क्या थे, तो जो सबसे पहला मुद्दा आता है, आप जानते हैं कि ये समाज जो था ये विभिन्न वर्गों में बंट गया था। समाज के अंदर में भेद विभेद की भावनाएं हुआ करती थी और उसी टाइम पीरियड पर यहां पर क्या हुआ था? तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। ये 3 कारण जो हैं, ये 3 कारण बड़े ही प्रिय हैं। उसके अलावा राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो आप भी जानते हैं कि सत्ता निरंकुश थी, सत्ता जो है अत्याचारी हो चुकी थी, अयोग्य शासक हुआ करता था और वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर कर सब कुछ को तहस नहस कर चुका था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो तात्कालिक कारण होता है साथियों। तात्कालिक कारण की जब आप बात करते हैं तो ल्यूई 16वां, कौन सा जरा? लुई 16 जो हुआ करते थे, उस लुई 16 ने क्या किया था? तो लुई 16 ने नया कर प्रणाली इंप्लीमेंट कर दिया था। और जब आप जानते हैं कि लुई 16वां जो थे, उन्होंने जब नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया तो वो तात्कालिक कारण हुआ करता था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं। आर्थिक कारण में आप जानते हैं कि उस समय वहां का जो खजाना था, वहां का जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। राजकोषीय जो राजकोष का जो खजाना था वो खाली हो चुका था। लोगों के जीविका पर संकट आ चुका था और वहां की टैक्सेशन व्यवस्था इतनी ज्यादा ब्रुशल हो चुकी थी कि अब उसको बचाना बड़ा मुश्किल था। लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज हुआ करता था। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी कहता है कि लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। उसके अलावा अगर आप बात करें कि समाज सुधारकों और विचारकों की बात करते हैं तो 3 नाम याद रख लीजिएगा। आबे शिया का नाम याद रखिएगा, मिराबियों का नाम याद रखिएगा और रूसो का नाम याद रखिएगा। ये 3 ऐसे विचारक थे, 3 ऐसे समाज सुधारक थे जिनमें रूसो, मिराबियो और आबेसिया, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। अब आप कहेंगे कि सर अब और डिटेल में चलिए, तो और डिटेल में जब हम जाते हैं तो सामाजिक कारण में समाज को वहां पर बांटा गया था। समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट हुआ करता था।
प्रथम स्टेज जो होता था जिसमें चर्च के पादरी आते थे, जो सेकंड स्टेज होता था उसमें जो कुलीन वर्ग होता था फ्रांस का, वो फ्रांसीसी कुलीन वर्ग आता था, और जो थर्ड स्टेट होता था, जो तीसरा वर्ग होता था, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, कारीगर, मजदूर, मतलब सब लोग उसी में आ जाते थे। और आप जानते थे कि भारत के अंदर में नहीं, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के अंदर में, फ्रांस के अंदर में 60% जमीनों पर कुलीनों का, चर्चों का, या जो तीसरे स्टेट, जो तीसरा भाग था जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब लोग आते थे, मजदूर आते थे, उनका कब्जा हुआ करता था। इस बात को आप जानते हैं। अब आप जानते हैं कि वहां पे बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, जिसमें तृतीय स्टेट में चर्च के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। चर्च तृतीय स्टेट से क्या होता था, चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर होता था जिसका नाम था ताइद। ताइद के बारे में कई बार आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर में, ताइद के बारे में पूछेगा तो ताइद एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था जो थर्ड स्टेट से जो है चर्च के द्वारा वसूला जाता था। उसके अलावा टाइल एक होता था, ये टाई द है, दूसरा एक टाइल होता था साथियों, टाइल। अब इस टाइल की जब आप बात करेंगे तो ये टाइल क्या होता था, तो थर्ड स्टेट से सरकार के द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स। ये जो टैक्स होता था टाइड, ये चर्च वसूलता था, टाइल जो है ये सरकार वसूलती थी। और दोनों वसूले कहां से जाते थे, तो दोनों थर्ड स्टेट से ही वसूले जाते थे। ठीक है, अरे पीआरटी में भी काम देगा मेरे भाई। अब आप कहेंगे सर कि इन थर्ड स्टेट से ही टैक्स क्यों वसूला जाता था, फर्स्ट स्टेट से और सेकंड स्टेट से टैक्स क्यों नहीं वसूला जाता था? भाई साहब, ये फर्स्ट स्टेट में कौन होते थे, पादरी वर्ग होता था, कुलीन वर्ग होता था। उनको जन्म से, पैदाइश से ही उनके पास विशेषाधिकार था कि वो टैक्स नहीं देंगे। मतलब राज्यों को दिए जाने वाले कर पर उनको छूट दी गई थी, पैदाइश से लेकर मरने तक। जो पहले दो स्टेट हुआ करते थे, प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट। और टैक्स किसके द्वारा दिया जाता था, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों से जबरन टैक्स वसूला जाता था। यह भी एक विरोध का बहुत बड़ा कारण बना था, यह भी आपको पता होगा। ठीक है जी। उसके अलावा हमने आर्थिक कारण में यहां डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। फ्रांस की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ हुआ करती थी। जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो 1718 ईस्वी में, सॉरी 1715 ईस्वी में, 1715 ईस्वी के अंदर में 2.3 करोड़ हुआ करती थी। और ये जो है 1789 आते आते 50 लाख बढ़ गई, 2.8 करोड़। अब वहां के लोग चिंतित हो गए कि इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया क्या होगा, ज्यादा लोग पैदा हो जाएंगे तो अनाज ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। और जब डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा तो अर्थव्यवस्था जो है तितिर बितिर हो जाएगी। उसके अलावा यहां का लोग क्या खाता है भाई, तो यहां का लोग पावरोटी खाता है, यहां का लोग क्या खाता है, ब्रेड खाता है। और ब्रेड का कीमत जो है आसमान छूने लगा। अब लोग कहें कि हम दिन भर मजदूरी करें, फ्रांस के लोग कहें कि जितने लोग कारखाने में मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी में हमको पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां ब्रेड धीरे धीरे महंगा होते जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर में अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा खाई हो गया। अब जब खाई ये धीरे धीरे बढ़ते चला गया तो स्थितियां धीरे धीरे खराब होती चली गई। रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया। ऐसा जीविका का संकट पैदा हुआ कि वहां का जो राज सत्ता हुआ करती थी, जो राजतंत्र हुआ करती थी, वो जो है हिलने लगी, वो हिलने लगी। जहां तहां सूखे पड़ने लगे, जहां तहां ओला पड़ने लगा, तमाम तरह की बातें हुआ करती थी। अब राजनीतिक कारण याद रखिए, राजनीतिक कारण में दो बड़ी बातें थी। जितने भी वकील थे, डॉक्टर थे, शिक्षक थे, लेखक थे, विचारक थे, वो लोग इसमें आते थे और वो धीरे धीरे आवाज उठाने लगे कि भैया ये तो गलत हो रहा है। विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि आप अपने विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। फिर धीरे 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 एक बात आई जिसको 1774 में, 1774 एक इतिहास के अंदर में एक अमर कहानी हो गई। यहां पर आए लुई 16वें। 1774 ईस्वी के अंदर में कौन आया, तो लुई 10, 5, 15, 1, 16। लुई 16 जो है कब आए, 1774 ईस्वी के अंदर में राजगद्दी पर बैठे। ये किस वंश का राजा था, तो बुर्बी वंश का राजा हुआ करता था। किस वंश का राजा था, तो बुर्बी वंश का राजा हुआ करता था। और ये जो व्यक्ति था इसका नाम क्या था, तो लुई 16वां इसका नाम हुआ करता था। और ये जब राजगद्दी पर बैठा तो स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी। इसका विवाह किसके से हुआ था, तो इसका जो शादी था वो ऑस्ट्रिया मत समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हुआ करती थी। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का क्या नाम था, मेरी एंतोनेत हुआ करता था उनका नाम। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई। ये आदमी आया, युद्ध लड़ा। जब लंबा लंबा युद्ध लड़ा जाएगा तो वहां के संसाधनों में कमी होने लगेगी। जो शानो शौकत राजघरानों का होता है, हाथी घोड़ा पाल की, उस पर फिजूल खर्चा होने लगेगा। और अमेरिका जो स्वतंत्रता संघर्ष कर रहा है उसमें ब्रिटेन के खिलाफ ये अमेरिका की जाके मदद कर देगा। अब जब ये अमेरिका की जाके मदद कर देगा तो फिर कहानी पूरी की पूरी मिट जाएगी।
अब हम बात करते हैं कि क्रांति की आखिर शुरुआत कैसे हुई। जब हम फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 यानी 1789 ईस्वी को हुई थी। 5 मई को यह सबसे पहले सुगबुगाहट हुई साथियों। 5 मई 1789 ईस्वी को सबसे पहले सुगबुगाहट हुई। मामला बड़ा छोटा सा था। मामला यह था कि नया टैक्स लाया गया क्योंकि लोगों का शोषण करना था। और जब क्या लिख रहा है यार, हाँ बिल्कुल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ मामला, 5 मई 1789 को लुई 16 ने बैठक बुलाई और इसने कहा कि हम नए नए लोगों पर टैक्स लगाएंगे, नए नए कर लगाएंगे। और जब नए कर लगाने की बात आई तो लोगों में जो है इसके लिए बैठक बुलाई गई और अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई। स्टेटस जनरल की जब बैठक हुई, उस बैठक में लोगों को आने से रोक दिया गया, ना किसानों को भाग लेने दिया गया, ना मजदूरों को भाग लेने दिया गया। वो जब बैठक हो रही थी सभा में, उसको प्रवेश को रोक दिया गया। और उसके बाद लगभग 40 से 50 हजार पेज का माध्यम से 40 से 50 हजार जो है पत्र जो कहते हैं पत्र आया, लेकिन उनको भी नहीं सुना। फिर धीरे 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 बोला कि भैया ऐसे नहीं होगा, एक वर्ग को एक वोट देने का अधिकार होगा। फिर नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में बिजी हुआ करती थी। पूरा फ्रांस में धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने लगा। ठंडा भयंकर पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड थी, फसल जो है धीरे धीरे खराब हो रही थी और जो पावरोटी वो लोग खाते हैं उसकी कीमतें आसमान छू रही थी। अब एक तरफ फसल खराब हो रही है, इधर नेशनल असेंबली प्रारूप तैयार कर रहा है और इधर पावरोटी की कीमत जो है जमीन से आसमान तक बढ़ रही है। अब पावरोटी का कीमत इतना ज्यादा हो गया कि भैया जो बेकरी वाले लोग होते हैं वो देखे कि ओ पावरोटी का बहुत डिमांड है, कीमत बढ़ा दो। देखा कि कब जिंदा रहने के लोगों के पास ब्रेड ऑप्शन है, ब्रेड का कीमत जो है उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। लोगों को बेकरी की दुकानों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा। उसी में बहुत सारी औरतों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, दुकानों पर धावा बोल दिया। एक तरफ ये कहानी चल रही थी, दूसरी तरफ ये जो हमारे साहब थे, सम्राट की जो सेना धीरे धीरे पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया सम्राट ने कहा कि सेना जो है पेरिस की ओर कूच करे। अब जब सेना पेरिस की ओर कूच करने लगी तो उसके बाद जो है गड़बड़ा गया मामला। जैसे ही इसने कहा कि लोग जो है सड़कों पर आंदोलन करने का मूड बना रहे हैं, सेना जो है पेरिस की तरफ कूच करे, तब वही दिन था 14 जुलाई 1789। और इसी दिन उसमें क्या हुआ तो बास्तील के किले पर धावा बोल दिया। और धावा ही नहीं बोला, मार लाठी मार, बंदूक नहीं, हथौड़ा छोलनी छनौटा से मार के इस किले को तोड़ ताड़ के समतल करवा नहीं दिया गया, तोड़ ताड़ के बर्बाद कर दिया गया। और जितने भी उसमें राजनीतिक कैदी थे उसको जेल से छुड़ा लिया गया। उसके अलावा इतना ही पर नहीं रुका, जो गांव देहात का इलाका था, उस गांव देहात के इलाके में अफवाह फैल गई कि जो जमींदार हैं, जो जमीन मालिक हैं, उन्होंने भाड़े पर लुटेरों को बुलवाया है और वो क्या कर रहे हैं तो वो जितना भी फसल है उस फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उस फसल को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब गांव के लोगों में अफवाह फैल गई कि सारा पूरा फसल जो है कुदाल से कोड़ दिया जा रहा है। अब ग्रामीण जो है गुस्सा गए। ग्रामीण जब गुस्साए तो उन्होंने अंग्रेजों का जो क्या बोलते हैं स्टॉक रूम होता है, कोल्ड स्टोरेज, अन्न भंडार, उसको लूट लिया। जितना भी कागज पत्तर जमीन का जमा कराया था उस सबको आग लगा दिया और धीरे 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 पूरा जो है यहां से भागकर दूसरे दिन में शरण ले गए। उसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन चलता रहा। फिर 5 मई से शुरू हुआ था। फिर एक बीच में कहानी आई थी, वो थी 20 जून 1789 को, जब संवैधानिक राजतंत्र जो है वहां पर लोग जो है वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे और अपने आप को ही बोला कि हम ही लोग नेशनल असेंबली हैं, हम ही लोग नेशनल असेंबली हैं। उसके बाद फिर आपको पता ही है प्रजा नुकसान में, प्रजा गुस्सा गई और प्रजा जब गुस्साई तो उसके बाद लुई 16 ने देखा कि अरे ऐसे काम नहीं चलेगा और लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और उसके बाद साथियों एक दिन आया जिसको कहते हैं 4 अगस्त। 4 अगस्त मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं, 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 का वो दौर था। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने टैक्स यानी कर जो है, कर्तव्य और बांधने वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। एनसीईआरटी लिखता है कि 4 अगस्त 1789 की रात, एक अंधेरी रात में वहां की असेंबली ने करों को, कर्तव्यों को और बांधने वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश जो है
पारित कर दिया और इस प्रकार से धीरे धीरे 1791 वो वर्ष बना, 1791 जो है साथियों वो वर्ष बना जिस समय फ्रांस के अंदर में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ चुकी थी। और संवैधानिक राजतंत्र का मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत सत्ता ना हो, धीरे धीरे इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाए, जैसे भारत में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इस तरह से जो है इसका बंटवारा कर दिया जाए। और अंततः 1791 ईस्वी के अंदर में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। अब जो वो नया संविधान बना था, उस नए संविधान के अनुसार जो वहां के नागरिक थे वो सिर्फ उनको अधिकार जो मिला, जो लोग वोट कर सकते थे, मतदान करने का अधिकार मिला। जो पुरुष थे, एग्जाम में पूछता है मतदान करने का अधिकार, ये पिछली बार पूछा गया था, पीआरटी के अंदर में आया था, मतदान करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को मिला। उसके अलावा मतदान करने का अधिकार सिर्फ पुरुष में जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी उनको मिला। और उन्होंने एक और टैक्स रखा था, यही क्वेश्चन था पिछली बार, कि जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पैसा देते हो, मतलब जो आप इनकम टैक्स सालाना भरते हैं वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर होना चाहिए। अगर आप इतना नियम कानून मानते हैं, चाहे आप महिला हैं या अन्य पुरुष हैं, तो आपको यहां की नागरिकता और मतदान देने का अधिकार मिलेगा। और अन्य जितनी भी महिलाएं या अन्य जितने भी पुरुष हैं, अगर वो 25 साल से अधिक के नहीं हैं, वो 3 दिन 25 साल से अधिक के भी हैं लेकिन 3 दिन के बराबर मजदूरी का टैक्स नहीं भरते हैं, उनको निष्क्रिय नागरिक कहा जाएगा। उनके लिए जो टर्म दिया गया वो क्या था? निष्क्रिय नागरिक था। उसके बाद आपको पता ही है कि राजा की जो शक्ति थी, इस शक्ति का बंटवारा हो गया, एक विधायिका में, एक कार्यपालिका में और एक न्यायपालिका में, इसको ट्राइवल करके हटा दिया गया। ठीक है, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है ना, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, इससे ज्यादा की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है। अब आप गिलोटीन के बारे में पूछेंगे, जब एनसीईआरटी में आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा कि गिलोटीन जो है 2 खंभों के बीच में लटकने वाला जो आरा मशीन नहीं होता है, जिस पर रख कर जो है मतलब जो कैदी होते थे उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम गिलोटीन इसलिए पड़ा क्योंकि इस मशीन का जो आविष्कार जो है डॉक्टर गिलोटीन ने किया था, इसलिए इसको गिलोटीन कहते हैं। उसके अलावा डायरेक्टरी शक्तियां जो है, डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में आपको आगे पढ़ना है। उसके बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा। उसके अलावा नेपोलियन के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ना है कि 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का क्या किया था? सम्राट घोषित किया था। और आपको पता ही है कि धीरे धीरे वो पड़ोसी जो इतने भी यूरोपीय देश थे, उन यूरोपीय देशों को जीतने के लिए, राजवंशों को दूर करने के लिए और जितने भी वो राज्य थे उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया और बोला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ, जहां उन्होंने अपने क्या रखा, तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को वहां पर रखा था। आप जानते हैं कि नेपोलियन को जब आप देखते हैं तो नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में भी अपनी भूमिका के रूप में वो नजर आते हैं। और आपको पता ही है कि नेपोलियन 1815 में वाटरलू में पराजित हुआ और फिर ये कहानी खत्म हो गई। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एक और फैक्ट एनसीईआरटी में मिलेगा और वो क्वेश्चन होगा कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? कहने का मतलब है कि जो महिलाएं क्रांति में शामिल हुई, ज्यादातर जितनी भी महिलाएं थी वो जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। कोई सिलाई, बुनाई, चढ़ाई, कटाई, पिटाई, सब्जी बेचना, चूड़ी बेचना, फल बेचना, आदि बेचना, लहसुन बेचना, यही किया करती थी। क्योंकि वहां पर ज्यादातर महिलाएं जो है पढ़ी लिखी नहीं थी और पढ़ने लिखने का महिला को पावर नहीं था, क्योंकि जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वही लोग पढ़ पाते थे या धनी परिवार के लोग पढ़ पाते थे। इसलिए वहां की महिलाओं के लिए क्या क्रांति हुई? तो आप जानते हैं कि गरीबों की महिलाएं की शादियां हो जाती थी, शादियां होने के बाद उनको बाल बच्चा पैदा हो जाता था, उसके बाद घर में खाना पीना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना। वो पावरोटी की दुकान पे जब लाइन लगती थी फ्रांस के अंदर में, तो पावरोटी की दुकान में लाइन महिलाएं लगती थी। आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको कुछ नहीं पता होगा, है ना। लेकिन उनकी एक मांग थी कि महिलाओं को भी पुरुष के बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। रमेश प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर छोड़ दीजिए, तब दास प्रथा मैं सोचा था बताऊंगा कि दास प्रथा का उन्मूलन का क्या मामला था, जीवन सुधार के लिए क्या मामला था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सर बाउंसर जा रहा है। बाउंसर मेरे भाई इसलिए जा रहा है क्योंकि सीधा आंसर पर आने से नहीं होगा। अभी जितनी बात मैंने बताई है ना, इसका बहुत सारा आपको क्वेश्चन में वहां फायदा मिलेगा। ये देखते हैं, चलिए। पहला है कि 1791 के संविधान ने किस प्रकार की सरकार बनाई। अब ये पहला ही क्वेश्चन है कि 1700, तो आप मुझे बताइए कि क्या राजशाही रहेगी? क्या नहीं, इसी को तो गद्दी से हटाया गया। साम्यवादी रहेगी? क्या नहीं रहेगी। तानाशाही रहेगी? क्या नहीं रहेगी। अब अगर आप नहीं पढ़े होते तो आंसर नहीं दे पाते। अभी अभी मैंने बताया था,
अभी अभी मैंने बताया था कि ये पूरी की पूरी कहानी हुई, और आपको पता है कि कब हुई, तो 1791 में हुई। आपको ये भी मैंने बताया कि कौन, तो लुई 16, आपको अभी अभी मैंने बताया, लुई 16 के बारे में बताया। और एक डेट और भी आपको बता देता हूं कि संविधान सभा ने राजा लुई 16वें को फ्रांसीसी संविधान को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। वो डेट क्या था, तो सभी लोग कमेंट करिए। 3 सितंबर 1791 नहीं हुआ करता था, 91 ही हुआ करता था। 1791, 3 सितंबर 1791 वो डर था जब लोगों ने मजबूर कर दिया। और मजबूर किस काम के लिए कर दिया कि तुम भाई जो है यहां पर क्या करो, तो यहां पर संविधान को स्वीकार करो, और जो निरंकुश सत्ता है, जो तुम्हारा राजतंत्र है, उसको बदल के तुम संवैधानिक राजतंत्र में कर दो, सीमित राजतंत्र में कर दो, ताकि कोई समस्या ना हो, है ना। नेक्स्ट, किले की जेल। अब किस किले की बात हो रही है, तो अगर आपसे अभी तक कुछ नहीं पता था, तो अभी जब आपको मैंने यहां पे पढ़ाया, जैसे किले की जेल है, तो यहां पे मैंने बताया कि बास्टिल का किला होता था। देखिए कितना फायदा मिलेगा इस पूरी कहानी का। किले की जेल यानी बास्टिल से सभी नफरत क्यों करते थे, क्योंकि यह राजा की निरंकुश सत्ता के लिए खड़ा रहता था, तानाशाही के कारण करता था अभिजात वर्ग। अब बताइए कि अगर आपको नहीं पता होता, अब तो आप इजिली बता सकते हैं कि यही वो जेल था जहां से सब कुछ कंट्रोल होता था। बास्टिल फ्रांस में कहां पे है, तो पेरिस में है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैलिस कहां पे है, तो ये पेरिस में है। और इसी पेरिस में ये क्या था, तो यहां पे राजनीतिक कैदी भी कैद किए गए थे। यहां पे क्या था, तो राजनीतिक कैदी भी कैद किए गए थे। और आपको पता है कि यहां पर निरंकुश सत्ता जो है यहीं से चलाई जाती थी। और फ्रांस के लोग जो है इस किले से क्या करते थे, नफरत करते थे। फ्रांस के लोग क्या करते थे, इस किले से नफरत करते थे। अब आपको पता है क्यों भाई, तो क्योंकि इस जेल के अंदर में क्या होता था, जो भी लोग शासन तत्ता में राजा के खिलाफ बोलता था, उसको लाके इस बैस्टिल के जेल में कैद कर दिया जाता था, किले में कैद कर दिया जाता था। और इनको मारा पीटा प्रताड़ित किया जाता था, अमानवीय व्यवहार किया जाता था, लोहे के छरों से दाग दिया जाता था। और इसीलिए लोग जो है, फ्रांस के लोग जो है इस किले से यानी बैस्टिल के किले से क्या करते थे, तो नफरत करते थे, है ना। आपको पता है कि ऑफिसर्स एकेडमी 50 जुनूनी छात्र को ढूंढ रहा है। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि फॉर्म भरने का लिंक ऊपर में लगा दीजिए। इसका टेस्ट जो है 14 जुलाई को होने वाला है, तो इसलिए इसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। इसमें रहना खाना पढ़ना सब फ्री है, और वो भी पटना में। वो भी कहां पर, पटना में। रहना खाना पढ़ना सब फ्री है। अगर आप में दम है तो आ जाइए, सिलेक्शन लीजिए टॉप 50 में और बढ़िए। लोगों का कौन सा समूह जैकोबियन क्लब में शामिल नहीं हुआ था। अब ये जैकोबियन क्लब की क्या कहानी है, आप समझिए कि जैकोबियन क्लब का मतलब क्या था। जैकोबियन क्लब में जो होते हैं ना, कैसे हम लोग क्या होता है कि फुटकर विक्रेता संघ, फल विक्रेता संघ, किराना दुकानदार विक्रेता संघ, जूता दुकानदार विक्रेता संघ, रेलवे मजदूर यूनियन, समझ रहे हैं। जो भी लोग दैनिक वेतन भोगी थे, जो भी लोग दैनिक वेतन भोगी हैं, जो भी लोग दैनिक वेतन भोगी हैं, नंबर 1। दूसरा, जो भी लोग छोटे छोटे व्यापार में हैं, जो भी लोग छोटे छोटे व्यापार में हैं, वो लोग फ्रांस में क्या करते थे, तो वो दोनों लोग जो है फ्रांस में किस में शामिल हो जाते थे, तो वो लोग शामिल होते थे जैकोबिन क्लब के अंदर में, और ये क्लब के वो सदस्य बन जाते थे। और क्लब के सदस्य बनने में कौन कौन लोग हैं, तो मैंने आपको बताया, जूता निर्माता, चप्पल बनाने वाला, दुकान वाला, किराना दुकान वाला, घड़ी दुकान वाला, छपाई दुकान वाला, मतलब जो गरीब तबका का व्यक्ति है, जो कम व्यक्ति है, वही लोग शामिल होते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अमीर लोग इसमें शामिल नहीं होते थे। अब आप ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, कारीगर होता था भाई, दुकानदार होता था भाई, दैनिक वेतन भोगी होता था। संपत्ति वाले जो पहले से ही अमीर है वो नहीं होंगे। एग्जाम में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शामिल नहीं हुए हैं, तो इसलिए उत्तर क्या चला जाएगा, डी विकल्प। भारत के उन 2 व्यक्तियों का नाम बताए जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से आने वाले विचारों का जवाब दिया था। अब यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के अंदर में क्या लिख रही है एक बच्ची, अब क्या ही बोला जाए। अब देखिए कुछ बोलने लायक नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि टेक्निकल टीम बैठी है ऐसे लोगों के लिए, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब अगला प्रश्न लेते हैं। बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। लोग आजकल अपने बाप को भी ऐसे ही बोलते हैं, है ना, तब क्या कर लीजिएगा, कोई उपाय नहीं है ना, कुछ कर नहीं सकते हैं आप। चलिए, तो दो व्यक्तियों के नाम पूछ रहे हैं, तो एक का नाम टीपू सुल्तान और दूसरे का राजा राम मोहन रॉय। दो लोगों का नाम है। टीपू सुल्तान कौन थे? तो मैसूर के शासक हुआ करते थे। मैसूर का टाइगर किनको कहा जाता है? इनको ही कहा जाता था। और आपको याद होगा, जब आपको रत्नेश सर ने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि फ्रांस से इनको दो लोग मिले थे जो ट्रेनिंग देते थे सेना का। याद है, सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। सैन के जो मैनुअल फतहुल मुजाहिदीन होते थे, उनको वहां पर कमीशन मिलता था, आपको याद होगा। उसके अलावा टीपू सुल्तान ने वहां के जो कमांडर, सेना के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उससे क्या की थी? उससे कहा था कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हम सब कुछ रहेंगे, है ना। लेकिन अंततः टीपू सुल्तान 1799 में मारे गए थे। अब राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं। राजा राम मोहन रॉय भी क्रांति, जो फ्रांस से आने वाले विचार थे, उन विचारों से प्रेरित हुआ करते थे। और आपको याद होगा कि डेरेजियो जो हुआ करते थे, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ बैठकर फ्रांस की क्रांति पर कई बार चर्चा की थी, कई बार अलग अलग जगह बहस किया था, इसलिए इससे प्रभावित थे। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाशन एल एमी डू पिपले, जिसका अर्थ है डैश, क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मराठ द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपसे पूछ रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि जो प्रकाशन किया गया था उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है पीपल्स फ्रेंड। जीन पॉल मैराट जो है, आपको बताइए कि जीन पॉल मैराट जो है ये कौन हुआ करते थे। तो जीन पॉल मैराट को जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीन पॉल मैराट एक बहुत बड़े राजनीतिक सिद्धांतकार हुआ करते थे। पेशे से राजनीतिक सिद्धांतकार थे, पेशे से ये डॉक्टर भी हुआ करते थे, ये डॉक्टर भी हुआ करते थे, ये डॉक्टर भी हुआ करते थे, ये राजनीतिक सलाहकार भी हुआ करते थे। और साथ ही साथ अगर इनके बारे में बात करें तो ये सिद्धांत सलाहकार हुआ करते थे और इसके साथ ही साथ ये सिद्धांतवादी विचारक भी हुआ करते थे। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोगों के मित्र। अब बता दें कि ये जो व्यक्ति हैं जीन पॉल मैराट, इन्होंने अपने विचार को एक समाचार पत्र में लिखा और समाचार पत्र का नाम क्या था? लैमी डू पीपल। क्या नाम था? लैमी डू पीपल। ये समाचार पत्र का नाम है। ये किस चीज का नाम है? तो ये समाचार पत्र का नाम है। और इस समाचार पत्र के अंदर में इन्होंने अपने विचारों को लिखा और अपने विचारों को लिखकर आम जनमानस तक पहुंचाया। मूलतः ये जो लोगों की बात उठाते थे, लोगों की जज्बातों को लिखते थे और साथ ही साथ अपने विचारों को भी लिखते थे। ये समाचार पत्र में इन्होंने लैमी डू पीपल नाम से समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया था। उसका अर्थ था लोगों का मित्र। उसका अर्थ क्या था? लोगों का मित्र। अब बाद में इसको पता ही है कि जिसकी हत्या हो जाएगी, मैरिट की हत्या, और मैरिट की हत्या कौन करेगा? तो आपने पढ़ा होगा कि मैरिट की हत्या चार्लेट कॉर्डे करेंगे। चार्लेट कॉर्डे करेंगे। बाद में उस व्यक्ति जिसने हत्या की उसको 2 दिन के बाद फांसी भी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फ्रांस के पूर्व क्रांति ऋण जो है, क्रांति ऋण में किस कारक का योगदान नहीं था? 7 साल के युद्ध का योगदान नहीं था, सेना और नौसेना के रखरखाव की लागत का योगदान नहीं था, आयातित माल पर उच्च टैरिफ था, या वर्साय जो था वहां पर रखरखाव। तो आप भी जानते हैं कि जो इंपोर्टेड माल था उस पर उच्च टैरिफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। उससे तो और उनको उल्टा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 साल का युद्ध हो, सेना या नौसेना को बनाए रखने के लिए जो पैसा लगता हो, या वर्साय में जो फ्रांसीसी लोगों की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं थीं, वो सब उसके पीछे के कारण हुआ करते थे। और उसी कारण से अंत में क्या होता है? तो क्रांति निकल कर आती है। आपको पता है कि जो फ्रांस का जो तीसरा स्टेट हुआ करता था, थर्ड स्टेट, जो टैक्स का भार झेलता था, जो तीसरा स्टेट हुआ करता था, जो तीसरा स्टेट था जो टैक्स का भार झेलता था, इसके ऊपर खूब सारा टैक्स लाता जाता था। यहीं पर सबसे ज्यादा वस्तुओं को आयात किया जाता था और यह आयात धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आपको इसकी पूरी कहानी पता ही होगी। चलिए नेक्स्ट, मिशन बिहार दरोगा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर रहना, खाना और पढ़ना सब कुछ फ्री मिलेगा। रहना भी फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा और पढ़ाई भी पूरी फ्री मिलेगी। 50 लोगों को चुनकर इसमें पढ़ाया जाएगा। इसका टेस्ट जो है 14 जुलाई को होगा। इसका डिटेल वीडियो मैं आपको कल बना के अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रभाव क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रभाव क्या था? जातीय समूहों के बीच मतभेद समाप्त हो गए, साम्यवादी लोकप्रिय हो गए, सैन्यवाद को
हतोत्साहित कर दिया गया और राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्तेजित किया गया था। तो आप भी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, राजसत्ता से हटाकर जनसत्ता की बात की गई, राजशाही से हटाकर जनता के राज की बात की गई, ये सब के सब कहां आते हैं? तो राजशाही से जब जब दुनिया के अंदर में आप पढ़ेंगे कि जब जब दुनिया के अंदर में राजशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर लोग बढ़ते हैं, लोकतंत्र की ओर बढ़ते हैं, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में राष्ट्रवादी भावनाएं को उत्तेजित किया जाता है, क्योंकि इन भावनाओं के उत्तेजना होने के बाद क्या होगा? तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। और जब आपको पता ही है कि जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तब क्रांतियां होती हैं, और क्रांति का परिणाम यह होता है कि जो अगर बाहरी हुकूमत है वो देश छोड़कर चला जाता है, और राज्य की जो हुकूमत होती है वो सत्ता को पलटकर राजशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर मूव कर जाती है। कौन सा कथन फ्रांसीसी क्रांति और रूस में बोल्शेविक क्रांति के बीच समानता का वर्णन करता है? क्रांतियों से पहले सत्ता में रहने वाले नेताओं ने अपने देश में राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का पक्ष लिया। क्या पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति और रूस में बोल्शेविक क्रांति, इन दोनों के बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहा है, और आपको कह रहा है कि इन दोनों के बारे में आपको समानता का वर्णन करता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों क्रांतियां सरकार द्वारा बुनियादी मानवाधिकार और तनावपूर्ण आर्थिक स्थितियों से इनकार करने का, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि सत्ता के लोग जो बैठे होते हैं वो तानाशाही पर उतर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, हमारे पास जो है काफी ज्यादा पावर है, हमारे पास काफी ज्यादा शक्ति है, कुलीनता का बोध होता है उनके अंदर में, क्योंकि उनके पास जमीन जायदाद धन संपदा होती है, लोगों की कमी नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर में ये दमन पर उतर जाते हैं। इसलिए मैंने यहां पर स्टेटमेंट दे रखा है कि मानवाधिकारों और तनावपूर्ण आर्थिक स्थितियों से इनकार करने का परिणाम था। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? अभी अभी मैंने डेट बताया था आपको कि टेनिस कोर्ट की शपथ का जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 20 जून 1789, टेनिस कोर्ट के बारे में जब भी आता है तो आपको पता है कि ये कब ली गई थी, तो 20 जून 1789 को लिया गया था। टेनिस कोर्ट के शपथ की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि ये थर्ड स्टेट, जहां पर आम लोग, दुकानदार, मतलब सब लोग होते थे बड़े लोगों को छोड़कर, उसमें आपको एक प्रतिज्ञा साइन की गई थी और उसमें बोला गया था कि कभी भी बैठक बंद न करने की शपथ ली जाती है। और आपको याद होगा कि 577 लोग हुआ करते थे, जिस 577 में से 576 लोगों ने उस पर क्या किया था, तो सिग्नेचर कर दिया था। और टेनिस कोर्ट की शपथ जो है 20 जून 1789, मैं चाहूंगा सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखें कि 20 जून 1789, तो आपको काफी फायदा मिलने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे तीसरे स्टेट के तहत, देखिए पढ़ाया था ना, अभी जस्ट बताया था मैंने, जो शुरू में 15-20 मिनट बोला है ना, उससे ही पूरा काम चल जाएगा आपका लगभग। निम्नलिखित में से किसे तीसरे स्टेट के तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है? बताइए। पुजारी, व्यापारी, पूंजीपति, किसान। तो आप भी जाएंगे कि अमीर लोग तो उसमें रहेंगे नहीं, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी अभी मैंने बोला था कि अमीर लोग रहेंगे क्या उसमें? यस, यही गलती नहीं करनी है जो लोग करते हैं। पूंजीपति रहेंगे लेकिन पुजारी नहीं रहेंगे, क्योंकि पुजारी किस वर्ग में आते हैं? तो पुजारी कुलीन वर्ग में आते हैं, और इसीलिए एग्जाम में यह गलती नहीं करनी है। एग्जाम में पूंजीपति वर्ग को मार नहीं देना है, क्योंकि पूंजीपतियों को भी थर्ड स्टेज में ही रखा गया था। मध्यम वर्ग की बात करेगा, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मध्यम वर्ग भी जो है कहां रहेगा? तो थर्ड स्टेज में रहेगा। बुद्धिजीवी वर्ग की जब बात करेगा तो बुद्धिजीवी भी जो है कहां पे हैं? तो बुद्धिजीवी भी जो वर्ग है वो बुद्धिजीवी वर्ग भी साथियों कहां है? तो ये भी थर्ड स्टेट में ही होगा। प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को क्या था? दोनों को करों से छूट थी। पैदाइश जो है कर से क्या है? छूट था। तो आपसे एग्जाम में अगर एक सवाल पूछता है कि निम्न में से किस वर्ग को करों से छूट नहीं थी, तो क्या आंसर हो जाएगा? निम्न में से किस वर्ग को करों से छूट नहीं थी? तो तीसरा हो जाएगा साथियों, तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसी चैप्टर 1 हम देख रहे हैं, इसी चैप्टर 1 का एडवांस लेवल प्रश्न देख रहे हैं। एनसीईआरटी हम देख रहे हैं, कौन सी क्लास का? तो यहां लिखा हुआ है क्लास 9th का। पहला प्रश्न लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? अचानक अभिजात वर्ग को बदलना संभव लग रहा था, ये एनसीईआरटी का लाइन है। हर कोई समाज का पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहता था, कुछ क्रमिक परिवर्तन चाहते थे, अन्य लोग पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। आपसे बोल रहा है कि जब फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई तो उसके बाद यूरोप में क्या स्थिति थी? तो आप मेरे दोस्त इस बात को समझिए कि जब फ्रांसीसी क्रांति देश यूरोप के अंदर में समाप्त हुई तो एक बड़ा परिवर्तन
आया और एक नाटकीय परिवर्तन आया। 18वीं शताब्दी से पहले जो समाज विभिन्न संपदाओं के आधार पर, विभिन्न वर्गों के आधार पर, कुलीनता के आधार पर विभाजित हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो जो है क्या हुआ, तो सामाजिक शक्तियों के बंधन में बंधने लगा। जैसे ही समाज के अंदर में क्रांति समाप्त होती है तो आप जानते हैं कि यूरोप और एशिया सहित दुनिया के जितने भी देश हुआ करते थे, जितने भी हिस्से थे, उनमें व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर, सामाजिक परिस्थितियों को लेकर नियंत्रण करने के बारे में कई बार नए नए विचार हुए और नए नए जितने भी विचार आए उन पर लगातार चर्चाएं की गई। हालांकि जब आप यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में हर समाज का पूर्ण परिवर्तन व्यक्ति नहीं चाहता था। यूरोप में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। तो यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यह अचानक अभिजात वर्ग को बदलना संभव लग रहा था, जबकि कुछ क्रमिक परिवर्तन, कुछ ऐसे लोग थे जो क्रमिक परिवर्तन चाहते थे, जो क्रमिक बदलाव की इच्छा रखते थे। वो चाहते थे कि धीरे 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 समाज में मौलिक बदलाव हो, धीरे धीरे लोग पुनर्गठित हों और धीरे धीरे उसमें बहुत सारे अन्य विचारधारा के भी लोग थे। वहां भी रूढ़िवादी थे, वहां भी उदारवादी थे, वहां भी उग्र राष्ट्रवादी थे। इसीलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा, आंसर डी चला जाएगा। जो लोग भी कह रहे हैं कि पीआरटी में नहीं आया था, पिछला पेपर खोल के देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि पीआरटी में आया था या पीआरटी में नहीं आया था। ठीक है जी, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अवधि को महान भय के रूप में जाना जाता है? अब महान भय के रूप में किसको जाना जाता है? तो 1789 वाला ही कहानी, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट का युग नहीं भाई, ये महान भय नहीं। 1789 वाला ही जो है, 1793-94 जब रॉबस्पियरे ने व्यवस्थित रूप से 15,000 से अधिक इनकाउंटर नहीं, 1797-99 नहीं। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1789 की वो गर्मी। निम्नलिखित में से घटनाओं की कौन सी सूची सही काल क्रमानुक्रमिक, कालानुक्रमिक क्रम मतलब सबसे पहले से नवीनतम तक में है? सबसे पहले स्टेट जनरल आयोजन, पादरी की नागरिक संविधान जारी किया जाता था, लुईस 16वें को मार दिया गया और बैस्टिल का तूफान आया। जब इनको क्या कह रहा है कि इनको आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जो है क्या करें, तो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के अंदर में सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए टेनिस कोर्ट कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा सी विकल्प में। टेनिस कोर्ट की शपथ अभी अभी हमने देखी थी, कितने तारीख को, डेट भी देखा था 20 जून को, 20 जून 1789 को, 20 जून 1789 को। बैस्टिल का तूफान अगर हम आपसे बात करें, बैस्टिल का तूफान कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि बैस्टिल का तूफान यानी बैस्टिल पर जाकर जो किला था उस पर धावा कब बोला गया, उस पर लोगों ने हमला कब किया, उसको नेस्तनाबूद कब कर दिया, तो 14 जुलाई हुआ करता था ये डेट, अभी अभी मैंने बताया। और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई 14 जुलाई 1789। पहला गणतंत्र घोषित किया जाता है। पहला गणतंत्र कब घोषित किया गया, तो 21 सितंबर, अभी अभी डेट लिखा है कि फ्रांस पहला गणराज्य कब बना, तो 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792। और नेक्स्ट बात करें तो आतंक का राज, एक्चुअली यहां पे ट्रांसलेशन का एरर है, अब ये आतंक का शासन है और ये कब, तो 5 सितंबर 1793, ध्यान रखिएगा 5 सितंबर 1793। और इसके साथ एक और डेट जुड़ेगा साथियों, और वो डेट कौन सा है, तो वो डेट है 94 का, और वो डेट है 27 जुलाई 1794 का। तो ये क्या है साथियों, ये क्रोनोलॉजी में है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी विकल्प होगा। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से फ्रांसीसी समाज के आवश्यक तत्व थे? आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा जो है फ्रांसीसी समाज के आवश्यक तत्वों में से एक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहे हैं कि फ्रांसीसी समाज को पदानुक्रमित वर्गों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है भाई, क्यों नहीं था? आपको ही मैंने बताया कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और जो थर्ड स्टेट हुआ करता था, उसमें 90% से ज्यादा लोग थे, और टैक्स के मामले में तो सारा वसूली उसी से किया जाता था। सारा वसूली किससे किया जाता था? तीसरे वर्ग से। उसी में किसान, उसी में बुद्धिजीवी वर्ग, उसी में दुकानदार, उसी में मजदूर, उसी में पूंजीपति वर्ग, उसी में छोटे किसान, उसी में भूमिहीन मजदूर, उसी में नौकर, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, दरबारी, वकील, डॉक्टर, ये सब लोग इसी में हुआ करते थे, है ना। अधिकांश फ्रांसीसी समाज के निम्नतम स्तर पर आते थे, बिल्कुल सही बात है। करों की जिम्मेदारी शीर्ष वर्ग पर सबसे कम थी, यह भी सही बात है। करों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कहां थी, तो सबसे ज्यादा तीसरे वर्ग पर ही थी। तो तीनों के तीनों जब करेक्ट हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन।
नेक्स्ट, 50 जुनूनी छात्र चाहिए। इसमें टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि इसका जो फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म है, आप फ्री में एग्जाम दे सकते हैं। 14 जुलाई को एग्जाम होगा। रहना, खाना, पीना तीनों फ्री है। रहना, खाना और पढ़ना तीनों फ्री है। रखेंगे भी अपने पास, दिन भर मेंटरशिप में पढ़ाएंगे, रातों में पढ़ाएंगे, 12 बजे रतियों को डंडा से पीट के पढ़ाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ये से फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम थे? स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार सबसे महत्वपूर्ण परिणाम थे। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ और यूरोप में गुलामी का अंत हुआ। आपसे कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के रिजल्टेंट के रूप में, यानी फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के रूप में आप किसे देखते हैं? तो आप भी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के रूप में अगर देखना होगा तो स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार वाला तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट वाला भी कहानी सही हो जाएगा। लेकिन यूरोप में गुलामी का अंत नहीं होगा। क्यों भाई? ऐसी मामले क्या आ जाएंगे? आप भी जानते हैं कि 1804 के अंदर में नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? उसने खुद को फ्रांस का सम्राट बनाया और खुद से ताज पहनाया, बोला जय हो हम ही हैं, और उसने ठान लिया कि अब जो होगा देख लेंगे, लेकिन जितने भी हमारे पड़ोसी यूरोपीय देश हैं उनको हम जीतेंगे ही और जीतेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद गुलामी का अंत नहीं हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी गुलामी जो है जारी रहा। गुलामी क्या है? यूरोप में गुलामी क्या रहा? जारी रहा। इसलिए आंसर क्या जाएगा? ए विकल्प जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी राजतंत्र और सामंती व्यवस्था के आलोचक थे? पहला बोल रहा है कौन थे भाई? कार्ल मार्क्स थे, जॉन लॉक थे, जीन जैक्स रूसो थे। अभी अभी मैंने 3 लोगों का नाम लिया था यहां पर, इससे थोड़ी देर पहले मैंने 3 लोगों का नाम लिया था, उनमें ये लोग मिलते हैं। अगर आप बात करें तो भारत नहीं, यूरोप के अंदर में बात करते हैं, फ्रांस में अगर आप बात करें तो फ्रांस में स्वतंत्रता और सभी के लिए बराबर कानून की अवसरों को ढूंढने के लिए इन लोगों ने विभिन्न तरह से समाज की परिकल्पना की थी। उसमें कार्ल मार्क्स की बात कर लें, जॉन लोके की बात कर लें या रूसो की बात कर लें, अगर आप इन तीनों को बात करेंगे तो इनमें जो सबसे आगे रहेंगे वो कौन रहेंगे? रूसो रहेंगे और लॉक रहेंगे। रूसो और लॉक ने तो यहां पर जब समाज की परिकल्पना की थी तो उन्होंने, दार्शनिकों ने क्या आगे रखा था? तो उन्होंने क्या बोला कि स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून। इन दोनों लोगों ने क्या कहा? इन दोनों लोगों ने क्या कहा कि स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून। स्वतंत्रता प्लस क्या कहा? तो सभी के लिए समान कानून। सभी के लिए क्या कहा? तो सभी के लिए समान कानून की बात कही इन लोगों ने। साथ ही साथ साथियों, अगर हम बात करें तो अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो मार्क्स को जब आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि मार्क्स ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम समाजवाद के विचार से ज्यादा अपने आप को जोड़ें और वही समाजवाद आगे चलकर रूसी क्रांति का अग्रदूत भी रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है समाजवाद के ऊपर इन्होंने यहां पर जोर दिया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न का सही उत्तर डी विकल्प जाएगा। नेक्स्ट, एक इधर दर्शन शास्त्र है और इधर व्यक्ति है। सरकार के 2 ग्रंथ, जॉन लॉक, सामाजिक अनुबंध मिराब्यू और कानून की आत्मा, जीन लैक्स रूसो। अब आपको बताना है कि इसमें कितने लोग सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन नहीं है, मतलब कितने सही सुमेलित हैं। तो आप भी जानते हैं इसमें सिर्फ एक ही सही सुमेलित है और वो कौन सा है? सरकार के ग्रंथ, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, जब जब आप सामाजिक अनुबंध को पढ़ेंगे तो सामाजिक अनुबंध को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जीन जैक्स रूसो के द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सामाजिक अनुबंध का सुधार जो है जीन जैक्स रूसो के द्वारा दिया गया था। जबकि मॉन्टेस्क्यू जो हुआ करते थे, मॉन्टेस्क्यू ने अपने कानून की भावना में सरकार के भीतर जो 3 तरह से बंटवारा था, जिसे आप कहते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसमें बंटवारे की बात कही थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह किसने कहा था कानून की आत्मा वाली कहानी? तो मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, मॉन्टेस्क्यू का जो है नाम याद आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फ्रांसीसी महिलाओं ने अधिकार की मांग की थी किस चीज का? मतदान करने का, विधानसभा के लिए निर्वाचित होने का, राजनीतिक पद धारण करने का, या उपरोक्त सभी। अभी कुछ देर पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि फ्रांस की महिलाओं ने अपने लिए भी आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें वोट देने का अधिकार चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर वोट देने का अधिकार, आपको याद होगा, पुरुष वर्ग था। पुरुष वर्ग में भी कहानी हुआ करती थी कि न्यूनतम 25 वर्ष से ज्यादा की आयु होनी चाहिए। दूसरा इसमें नियम था कि 3 दिन से ज्यादा की मजदूरी, 3 दिन से ज्यादा कैसे ले सकते हैं? 3 डेज प्लस की जो मजदूरी है, मान लीजिए एक दिन का मजदूरी 500 है तो 3 दिन का मजदूरी कितना हो गया? 1500 है। तो 3 डेज प्लस की मजदूरी को है आप क्या देते हो?
टैक्स के रूप में देते हो, टैक्स के रूप में देते हो, तभी जो है आप जो है क्या कर पाएंगे, आप वोट दे पाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं भाई, महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, और इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, और फ्रांस के अंदर में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, विधानसभा के लिए चुने जाने का अधिकार, राजनीतिक पद को धारण करने का अधिकार, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर मिली। इसीलिए आंसर क्या चला जाएगा साथियों, आंसर डी विकल्प चला जाएगा, डी विकल्प जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा नहीं था? वर्साय का मैदान, सेंट पीटर्सबर्ग, बैस्टिल या पेट्रोग्राड। तो आपको बताना है कि कौन सा जो स्थान है वो जो है जुड़ा हुआ नहीं था। अब आपको याद होगा कि जब जुड़े हुए नहीं की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो पहला वाला तो जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला नहीं जुड़ा हुआ है, तीसरा वाला जुड़ा हुआ है, चौथा वाला नहीं जुड़ा हुआ है। और मुझे नहीं लगता है कि अब बताने की जरूरत है कि वर्साय का मैदान क्यों और बैस्टिल का जो हवेली है, जो किला है, ये क्यों जुड़ा हुआ है। वर्साय का मैदान इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि आपको याद होगा कि जब लोगों को फ्रांस के अंदर में संसद में घुसने से वंचित कर दिया गया था, तो इसी वर्सेल्स के मैदान के बाहर जो थर्ड स्टेट था, जो तृतीय श्रेणी के लोग थे, उनके प्रतिनिधि जो है यहां पर एक टेनिस का कोर्ट हुआ करता था, और उसी टेनिस इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर में इकट्ठे हुए थे जब उन्हें फ्रांसीसी संसद में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था उस टाइम पीरियड में। बाकी आप सेंट पीटर्सबर्ग को आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो आपको याद होगा कि सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में जो रूसी साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, नाम था राजा जार निकोलस द्वितीय, उनका शीतकालीन स्थान हुआ करता था, और वहीं पर उनसे बातचीत और मुलाकात होती थी। बाकी बैस्टिल पेरिस आपको याद ही होगा भाई, ये वही स्थान है जो किले के रूप में हुआ करता था, और ये एक जेल हुआ करता था, किले नुमा जेल हुआ करता था, जहां पे हजारों की संख्या में लोगों ने समूह पर हमला कर दिया, और यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई और लोगों ने राजनीतिक कैदियों को जेल से छुड़वा लिया। और बाकी आप बात कर लें, अगर आप पेट्रोग्राड की बात करेंगे तो ये रूसी राजधानी हुआ करती थी। आपको भी याद होगा कि ये क्या थी, तो रूसी राजधानी हुआ करती थी। तो वैसी परिस्थिति में हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन ए में नहीं है, जुड़ा नहीं था पूछ रहा है, सॉरी। तो 1 और 3 जुड़ा हुआ है, तो 2 और 4 हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपबंध 4 अगस्त, अभी देखिए कुछ देर पहले ही बताया था मैंने, 4 अगस्त 1789 की रात को सभा के द्वारा पारित किए गए थे। अब इसके बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि 4 अगस्त 1789 की अर्धरात्रि को सभा ने कई प्रावधान पारित किए थे, जिनमें उन्होंने सामंती दायित्वों की जो व्यवस्था थी उसको फ्रांस से समाप्त कर दिया। जो पादरी वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, उनको अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए पाबंद कर दिया, और फ्रांस के अंदर में दशमांश जो हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया था। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में साथियों जब हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो दायित्वों की सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, बिल्कुल सही बात है। पादरियों को अपने विशेषाधिकार छोड़ना पड़ा, बिल्कुल, और दशमांश समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं। अब फ्रांस से हम आगे बढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के ऊपर। मेरी इच्छा तो थी कि मैं रूसी, जैसे मैंने फ्रांस की क्रांति को 15-20 मिनट में पढ़ा दिया था, डिटेल में नहीं, हल्का हल्का बता दिया था, जितना बता दिया था कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, उसी प्रकार से यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को बताने का मेरा इच्छा है। लेकिन आप लोग जो है हल्ला गुल्ला मचाने लगते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा इस पर बातचीत नहीं करूंगा, सीधा सीधा आगे बढ़ता चलूंगा। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी अभी होगी मेरे क्लास के ठीक बाद। तो जितने भी लोग अभी पीआरटी वाले हैं, 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं, 9, 10th वाले हैं, 11, 12th वाले हैं, वो सभी लोग जो है वो सभी लोग क्या करें, तो अभी मेरी क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके बाद प्रशांत सर 1 वापस आ गए हैं, और प्रशांत सर 1 आपको क्या लेने वाले हैं, तो हम लोगों के मोहब्बत वाले प्रशांत सर 1 आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास लेने वाले हैं। तो आप तैयार रहिएगा इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली चैप्टर में। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप जानते हैं कि जब बिहार कह रहा हूं, जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो उस समय रूस के जो अधिकांश लोग हुआ करते थे वो किसान हुआ करते थे। और आपको जान के इस बात की हैरानी हो जाएगी, कृषि उनका मुख्य पेशा हुआ करता था। और रूस की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या जो इसमें इंगेज्ड हुआ करती थी, कुल जनसंख्या जो कृषि में
इंगेज्ड हुआ करती थी वो थी लगभग 85% से ज्यादा। 85% जनसंख्या जो है क्या थी, तो एग्रीकल्चर में जो है काम करती थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन समाजवादियों द्वारा किया गया था, और भी ब्रिटेन के अंदर में जब लेबर पार्टी का गठन किया तो समाजवादियों के साथ साथ और कौन हुआ करते थे ये भी आपसे पूछ रहा है। तो जब समाजवादियों के अलावा क्या वो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, किसान थे, उद्योगपति थे या युवा छात्र थे? तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ट्रेड यूनियनिस्ट हो जाएगा। जब गठन की बात आती है साथियों, तो गठन कब होगा, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन के अंदर में लेबर पार्टी का गठन 1900 ईस्वी के अंदर में होगा। जब 1900 ईस्वी के अंदर में लेबर पार्टी का गठन होगा तो उस समय जो 19वीं सदी के अंदर में जो ट्रेड यूनियन के नेता होंगे, जो आंदोलनकारी होंगे और जो वहां के समाजवादी विचारधारा के लोग होंगे, वो सभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और आपको पता है कि ये जो लेबर पार्टी थी जिसकी स्थापना हुई थी, ये धीरे धीरे कमजोर भी पड़ने लगी है। और अब शुरुआत में तो ये लिबरल पार्टी से आगे निकलेगी, लेकिन आपको आगे चलकर पता चलेगा कि जो कंजर्वेटिव पार्टी था वो जो है कंजर्वेटिव पार्टी का मुख्य विपक्ष बन गया आगे चल के। और 1920-30 जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा होगा, वैसी स्थिति में रैमजे मैकडोनाल्ड आएंगे और रैमजे मैकडोनाल्ड जो इस पार्टी का नेतृत्व करते हुए वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी आपसे पूछ रहा है कि कौन था? क्या ट्रस्की थे, केरेंस्की थे, स्टालिन थे या लुई ब्लैंक थे? लेनिन का उत्तराधिकारी आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी। तो आप भी जानते हैं कि व्लादिमीर, जैसे अभी नाम है ना व्लादिमीर पुतिन नाम है, उसी तरह से इस व्यक्ति का नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन हुआ करता था। इसका नाम क्या था? पूरा नाम एग्जैक्टली मैं वर्ड इधर उधर हो जाता दिल पर मत लीजिएगा, व्लादिमीर लेनिन हुआ करता था। व्लादिमीर लेनिन की जब हम बात करते हैं तो इस व्यक्ति का आपसे पूछ रहा है कि उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी होने का मतलब क्या है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी, और इस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी 21 जनवरी 1924 को। 21 जनवरी 1924 को इसकी मृत्यु हुई थी। और जब इस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में स्टालिन आए थे साथियों। कौन आए थे? तो स्टालिन आए थे। स्टालिन आपको याद होगा साथियों, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती तो उसके अंदर में उत्तराधिकारी को लेकर के बहुत संघर्ष हुआ था, बहुत झगड़ा लड़ाई हुआ था। क्योंकि अंदर आपको पता है कि दो लोग हुआ करते थे, एक लेओन ट्रॉट्स्की हुआ करते थे और दूसरे जोसेफ स्टालिन हुआ करते थे। ट्रॉट्स्की की अगर बात करें तो ट्रॉट्स्की जो हैं क्रांति के एक बड़े नेता हुआ करते थे और लेनिन के बहुत ज्यादा करीब माने जाते थे। ये व्यक्ति क्या थे? तो ट्रॉट्स्की जो हैं इसके बहुत करीब माने जाते थे। जबकि लेनिन के विचारों से धीरे धीरे अंदर में कहते ना कि एक आदमी का बदला दूसरा आदमी इंपॉर्टेंट होने लगता है, धीरे धीरे अंदर से जो खोखला करने लगता है वो स्टालिन हुआ करते थे। और आपको पता ही कि धीरे धीरे ये कहानी आगे चलती रहेगी। निम्नलिखित में से वो कौन सा समूह यूरोप में राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन का विरोध कर रहा था? क्या वो राष्ट्रवादी था, रूढ़िवादी था, उदारवादी था या मूलक था? कह रहे हैं कि कौन सा समूह यूरोप में राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से परिवर्तन का विरोध कर रहा था? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो आप भी जानते हैं रूढ़िवादी लोग हुआ करते थे। अगर इस प्रश्न की चर्चा करें हम तो आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंदर में जो वहां के रूढ़िवादी लोग थे वो परिवर्तन की विचारधारा जो बह रही थी उसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने का कारण यह था कि वो चाहते थे कि जो पुरानी पहले से स्थापित जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो कायम रहनी चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। मतलब अगर वो कोई इंस्टेंट परिवर्तन करना चाहता है तो वो उसका विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप इंस्टेंट परिवर्तन करिएगा तो अचानक से बिना प्लानिंग के अगर कोई परिवर्तन करिएगा तो उससे अस्थिरता का भाव पैदा होगा, उससे अस्थिरता होगी, उससे अराजकता पैदा होगी और इस हिसाब से देश में जो है परेशानी झेलना पड़ेगा। तो वो बोलते थे कि भाई हम इस विचारधारा के नहीं हैं, हम इंस्टेंट नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे जो है क्या है बदलाव और परिवर्तन होता रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समकालीन राजनीतिक रुझानों के परिणाम स्वरूप यूरोप में क्या परिवर्तन हुए हैं? आपसे पूछ रहा है कि समकालीन राजनीतिक रुझानों के परिणाम स्वरूप यूरोप में क्या परिवर्तन हुए हैं। अब आप बताइए कि औद्योगिक क्रांति हुई है, नए शहर बने हैं, रेलवे का विस्तार हुआ है या उपरोक्त सभी? तो आप भी जानते हैं जब ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाता है तो आप लोग भी टिक कर देते हैं कि सर उपरोक्त सभी ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना चाहिए। चलिए मैं टिक कर देता हूं। लेकिन आप जानते हैं कि जब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आती है तो औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर में यहां पर यूरोप के अंदर में जबरदस्त रूप से बढ़ा और यही कारण था कि यूरोप के बाजारों में जो माल पैदा हो रहे थे उनको भारत में बेचा जा रहा था। भारत इनके लिए एक बड़ा ही अच्छा बाजार के रूप में स्थापित था और भारत के अंदर में इन्होंने अपने
फैक्ट्री के निकले हुए फिनिश्ड गुड्स को भेजा था। भारत जो है कच्चे माल का निर्यातक रह गया और बने हुए मालों का आयातक बन गया। बहुत सारे नए नए संख्या में नए नए शहर आए साथियों। आपको पता है कि जैसे जैसे औद्योगिक, मान लीजिए कि अभी बिहार में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बन जाए तो आप सुनेंगे बिहिटा, उसके आगे का इलाका, उसके आगे का इलाका, उसके आगे का इलाका, सब क्या बन जाएंगे? बड़े बड़े शहर बन जाएंगे। नए शहरों का उदय कैसे होता है, नए शहर कैसे बनते हैं? जब वहां उद्योग धंधे लगेंगे। अभी आप चले जाइए छपरा सिवान गोपालगंज वाला बाईपास में, कोई जन्मों नहीं करता होगा कि कौन इलाका है, कौन जनता बाजार है, कौन एकमा है, कौन मढ़ौरा है, कौन तिलैया है, ये सब लोग नहीं जानता होगा। कौन नगड़ा है, कौन मढ़ौरा है, ये लोग नहीं जानता होगा। कौन अमनौर है। लेकिन जब वहां पर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगी तब धीरे धीरे वहां पे लोग शहर आसपास बसा लेंगे, घर बस जाएगा, मकानें बस जाएंगी, स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। तो इसीलिए नए नए शहरों का निर्माण होगा। और जब नए नए रहनों का निर्माण होगा तो आपको ही पता है कि भाई जब प्रोडक्शन यहां पर फैक्ट्रियों से ढेर सारा माल निकलने लगेगा तो ट्रक के ट्रक तो लाद के जाएगा तो बहुत पेट्रोल जियान होगा। इसीलिए वहां पर क्या बिछाई जाएगी? रेलवे की लाइन बिछाई जाएगी और रेलवे की पटरियों पर इन मालों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामूहिकता की नीति से जुड़ा था? क्या वो स्टालिन थे, लेनिन थे, जार निकोलस द्वितीय थे, या इनमें से कोई नहीं? सामूहिकता की जब जब बात आती है साथियों तो आप जानते हैं कि सामूहिकता में सबसे ऊपर नाम किसका आता है? तो स्टालिन का नाम आता है। स्टालिन का नाम क्यों? क्योंकि सामूहिकता क्या थी? तो सामूहिकता जो है एक एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़ी हुई नीति थी और कृषि से जुड़ी हुई नीति थी और यह स्टालिन की देन थी। स्टालिन ये चाहते थे कि भाई जब आपको पता ही है कि सोवियत संघ में क्या हुआ था 1920s और 1930s के दशक में इसे लागू किया गया था। इसमें मामला क्या था? इसमें मामला यही हुआ करता था, जो किसान थे उन किसानों को अपनी जमीनों पर उनके जो पशु हुआ करते थे, पशुधन को सामूहिक खेतों में समर्पित करने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब तुम्हारा जो बैल है, तुम्हारा जो गाय है, तुम्हारा जो भी बैल है वो सब जाके दूसरे के लिए काम करेगा, है ना। उसका प्रबंधन किया गया था, पूरा मैनेजमेंट हुआ करता था और किसानों को उनके श्रम की सिर्फ मजदूरी दी जाती थी। इससे किसानों में स्थिति खराब थी। प्रथम विश्व युद्ध में जो 1914 में शुरू हुआ, रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब मैंने क्लास में ही पढ़ा रखा है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा तो रूस के खिलाफ कौन लड़ेगा? तो आप भी जानते हैं कि रूस के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इस विकल्प में कौन है? तो आप भी जानते हैं कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया दो लोग होंगे, एक मित्र राष्ट्र होगा, दूसरा धुरी राष्ट्र होगा। एक मित्र राष्ट्र होगा, दूसरा धुरी राष्ट्र होगा। धुरी राष्ट्र होगा। भारत, ब्रिटेन कहां रहेगा? तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में रहेगा। ब्रिटेन की सहायता बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी करेगा। यहां पे न चाहते हुए भारत को रहना पड़ेगा। इधर कौन रहेगा? तो इधर तुर्की रहेगा, ऑटोमन साम्राज्य रहेगा, ऑस्ट्रिया रहेगा साथियों, हंगरी रहेगा, जर्मनी रहेगा, मुख्य रूप से जर्मनी रहेगा, हंगरी रहेगा, है ना। ऐसे तमाम दोस्त रहेंगे। बस नाराजगी इसी बात पे होगी, ये तुर्की ऑटोमन साम्राज्य वाली कहानी क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, ऑटोमन साम्राज्य वाली कहानी, है ना। तो ये क्लास में भी हमने पढ़ा था, ऑटोमन साम्राज्य वाली भी कहानी। नेक्स्ट, 50 जुनूनी छात्र चाहिए। इसमें फ्री में लोगों को रहने की व्यवस्था दी जाएगी। फ्री में हम जो खाएंगे वही आपको खिलाएंगे और भर पेट दिन दोपहरिया रात को 12 बजे रात तक पढ़ाएंगे भी। मतलब अपने गाइडेंस में रखेंगे भी, खिलाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी। क्यों? क्योंकि हम आपका सिलेक्शन चाहते हैं। अगर आप में वर्दी पहनने का जुनून है, अगर आपको लगता है कि आप में दम है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आप सभी लोगों से बस इतना निवेदन है कि इस फॉर्म को भर दीजिए। कमेंट बॉक्स में फॉर्म रखा गया है और कमेंट बॉक्स में जो फॉर्म पड़ा हुआ है उस फॉर्म को साथियों भरिए और उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मामला कहां तक गया है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप में जुनून है, अगर आप में जोश है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। सैनिक और हड़ताली मजदूर 27 फरवरी 1917 को एकजुट होकर मजदूर परिषद का गठन किया, जिसे क्या कहा जाता था? मॉस्को संघ, रूसी परिषद, पेट्रोग्राड, सोवियत, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसानों के कम्यून को विस नाम से जाना जाता था। क्या जार के नाम से, ड्यूमा के नाम से, कॉसेक्स के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? जब आप पढ़ेंगे इस प्रश्न का उत्तर तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा साथियों वो कुछ नहीं होगा। इनको क्या कहा जाता था? तो किसानों के कम्यून को मीर कहा जाता था। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखे मीर। मीर जाफर आपने सुना होगा, मीर के नाम से जाना जाता था। और ये जो है क्या था? तो ये व्यक्ति जो मीर जो है एक कृषि समुदाय हुआ करता था, जो बहुत पॉपुलर कृषि समुदाय हुआ करता था। ये ऐसा लोकल कृषि समुदाय नहीं था, एक बहुत पॉपुलर
कृषि समुदाय था जो पारंपरिक रूप से खेती बाड़ी किया करता था और 10वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक ये वहीं पर मौजूद हुआ करता था। मूल रूप से अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण परिवेश में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है और गांवों के अंदर में या गांवों के खेत खलिहानों में इनकी गूंज गूंजती थी। इस बात को समझिए, क्योंकि ये लोग वहां सामाजिक सुरक्षा की बात कर लीजिए, वहां पर समर्थन की बात कर लीजिए, वहां पे संस्कृति को पहचान देने की बात कर लीजिए, वहां पे स्वामित्व भूस्वामित्व की बात कर लीजिए, वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लीजिए, वितरण की बात कर लीजिए, जिम्मेदारी की बात कर लीजिए और अंततः आप कहें तो आप स्वशासन की बात कर लीजिए, सभी पर ये खड़े उतरते हैं। है ना? चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट, रूस के निकोलस जार द्वितीय ने इस्तीफा दिया था 2 मार्च 1917। 5 यही आंसर आ गया। 2 मार्च 1917 को ही इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद क्या किया? तो आपको पता है कि द्वितीय ने, अरे 2 मार्च नहीं यार, सॉरी 7 अगस्त आंसर होगा क्या? 7 अगस्त होगा। देखिए, 2 चीजें हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि रूस के जार निकोलस द्वितीय ने 7 अगस्त 1917 को अपने भाई मिखाइल के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया था। इनके जो भाई हुआ करते थे ड्विक मिखाइल, इनके भाई जो थे मिखाइल हुआ करते थे और उन्हीं के लिए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं डेट यार, ठीक है ना? ऐसे 2 मार्च नहीं ही होगा, आंसर 7 अगस्त ही होगा, ठीक है? मत कंफ्यूज कर रहा हूं। लेवल 2, निम्नलिखित में से कौन रूसी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? क्या सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है, पूर्वी लंदन है या ग्रीनलैंड है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वो इलाका है जो इलाका जो है रूस का क्या है साथियों? तो आपसे कह रहा है कि रूस का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। तो रूस के औद्योगिक क्षेत्र की जब आप बात करते हैं तो कौन कौन सा इलाका नहीं है? सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को जो है अगर बात करें तो नहीं है, पूर्वी लंदन की अगर हम बात करें तो कौन सा रूसी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है आपसे पूछ रहा है, ठीक है? नहीं है तो मॉस्को तो रहेगा ही ना, मॉस्को तो रहेगा ही, लंदन नहीं रहेगा और ग्रीनलैंड नहीं रहेगा, ठीक है? रूसी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है तो हाँ ठीक है, ये दोनों नहीं है। 3 और 4 यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की विशेषताएं क्या थी? इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यह नीतियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, उन्हें विश्वव्यापी स्वीकृति के लिए निर्धारित किया गया। समाजवादी पार्टी का वह वर्ग जो अधिक कट्टरपंथी और प्रगतिशील था ने खुद को एक सामान्य हित में संगठित किया। इसे औपचारिक रूप से 1943 में समाप्त किया गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को 1943 में समाप्त किया गया की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 7 अगस्त ही होगा, है ना? 7 अगस्त ही होगा। तो हम तो क्या बताएं वहां पे? हाँ 7 अगस्त ही बताएं। कंफ्यूज कर गए थे मेरे भाई, थोड़ा होता है कभी कभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि क्या विशेषताएं थी? तो पहला तो सही है, दूसरा ये नीतियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया और उन्हें विश्वव्यापी स्वीकृति, ये भी सही स्टेटमेंट है। समाजवादी पार्टी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे औपचारिक रूप से 1943 में समाप्त किया गया था, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प सभी सही है। 1917 की रूसी क्रांति से पहले गैर रूसी राष्ट्रीयताओं की स्थिति क्या थी? यह मामला काफी इंपॉर्टेंट था। उन्हें हीन माना जाता था, उन्हें समान दर्जा प्राप्त था, उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति का अभ्यास कराने की अनुमति नहीं थी, उन्हें समान अधिकार दिए गए थे। किसके बारे में पूछ रहा है? गैर रूसी लोग जो रहते थे, जिन्हें राष्ट्रीयता वहां पर दी गई थी, उनके बारे में यह पूछ रहा है कि क्या उन्हें हीन माना जाता था? क्या उन्हें हीन माना जाता था? तो ये विकल्प तो बिल्कुल सही है। उन्हें समान दर्जा, भाई हीन माना जाएगा तो समान दर्जा तो नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति वाला, ये वाला भी ऑप्शन सही है। उन्हें समान अधिकार दिए गए थे, एकदम नहीं दिया गया था, हीनता थी। तो हो जाएगा 1 और 3। क्या पूछ रहा है? सही विकल्प। तो सही हो गया 1 और 3। तो बी विकल्प उत्तर चला जाएगा, बी विकल्प उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट, रूस ने प्रथम विश्व युद्ध छोड़ने का विकल्प क्यों चुना? यह साम्राज्यवाद के खिलाफ था, लोग शांति की मांग कर रहे थे और रूस ने बहुत सी जनशक्ति को खो दिया। जनशक्ति मतलब क्या हुआ? जनशक्ति का मतलब होता है जनता का समर्थन। मतलब इनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा था क्या? ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप देखिए क्या है भाई, ये तो बात सही है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ था, लोग शांति की मांग कर रहे थे, बिल्कुल लोग भी थक चुके थे यार, और रूस ने बहुत जनशक्ति, बिल्कुल समर्थन, जन समर्थन यहां पे होना चाहिए था तो वो ज्यादा अच्छा लगता, और जनशक्ति भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
खो दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सही विकल्प जो है चुनने हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रांस, इटली और रूस में कुछ उदारवादी और कट्टरपंथी क्रांतिकारी क्यों बन गए थे? वे शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते थे, वो मौजूदा राजाओं को उखाड़ फेंकना चाहते थे, वे समान अधिकारों के खिलाफ थे। क्या कह रहा है कि उदारवादियों और कट्टरपंथी क्रांतिकारी क्यों बन गए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मौजूदा, वे शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित नहीं भाई, वे मौजूदा राजाओं को उखाड़ फेंकना चाहते थे, बिल्कुल। वे समान अधिकारों के खिलाफ थे, नहीं भाई, वो मांग कर रहे थे कि समान अधिकार चाहिए। वो मौजूदा प्रणाली में किसी परिवर्तन के विरुद्ध थे, वो चाहते थे कि परिवर्तन हो, यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्यों बन गए, तो आंसर हो जाएगा बी विकल्प। नेक्स्ट, अभी अभी मैंने बताया कि इस प्रोग्राम के अंदर में अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं, आप में जुनून है, तो रहना, पढ़ना और खाना, रहना, खाना और पढ़ना, ये तीनों उनके लिए क्या है, फ्री है, इनके लिए फ्री है ना, 50 लोगों के लिए। आइए नेक्स्ट, मार्फा वासिलेवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर थक गया हूं, 1-2 नंबर से रह जाता हूं। बेरोजगार रहना, बेरोजगार काहे रहोगे भाई, बेरोजगार बिल्कुल नहीं रहोगे। अभी गर्दन दुखा गया, बोलने की मेरी इच्छा थी, बेरोजगार कैसे तुम रहोगे यार, क्या बात कर दी, रोजगार मिलेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। 7 अगस्त रॉन्ग आंसर है, 2 मार्च ही होगा। देख लेना भाई, दोनों में से कोई एक को देख लेना। अब एक आध को इतना सारा क्वेश्चन कराना है, तो एक आध को तो जो है दिक्कत होती ही है। मंजय भाई, तुम यार बहुत दुखी आदमी हो। पिछली बार भी तुम क्लास में आए थे, तो तुम ही थे ना जो कह रहे थे कि सर मेरी पत्नी मुझको छोड़कर भाग गई, तुम ही थे वो व्यक्ति। हाँ, तुम ही वो व्यक्ति थे ना। तो ये लड़का ना क्लास डिस्टर्ब करता है आके बार बार। पिछली बार कह रहा था कि सर मेरी पत्नी मेरी भाग गई, अभी आगे कह रहा है कि सर 1-2 नंबर से नौकरी छूट गई, कभी आगे कहता है सर मेरी नौकरी हो गई। झूठ क्या बोलता है, सच क्या बोलता है, पते नहीं चल पाता। नहीं समझे बात को? अब इसमें सच क्या है, झूठ क्या है, पते नहीं चल पाता है। मामला क्या है ना? अब मामला जो है क्या है, हाँ, पता नहीं चल पाता है। सुनिए, मार्फा वासिलेवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, कि वह एक बहादुर मिल कार्यकर्ता थी, बिल्कुल करेक्ट। वह एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, बिल्कुल करेक्ट। उसने अकेले ही एक सफल हड़ताल का आयोजन, एकदम सही। वह एक विशिष्ट रूसी गृहिणी थी, नहीं भाई नहीं थी। सही विकल्प चुनिए, तो 1, 2, 3 सी आंसर हो जाएगा इसका। अब आप कहेंगे कि डी क्यों माने भाई? डी इसलिए माने कि वो रूसी गृहिणी नहीं हुआ करती थी, है ना। इसने रूस में फरवरी की महीने के अंदर में क्रांति में भाग लिया था, मिल की कार्यकर्ता हुआ करती थी, अपनी हड़ताल का नेतृत्व खुद की, अकेले लड़ी, मिल मालिक के खिलाफ लड़ी और बहुत साहसी थी, और अकेले इसने सफल हड़ताल लड़ा था। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब कुलक कौन थे? अब कुलक के बारे में जब सवाल पूछ रहा है कि हु वाज द कुलक, तो कुलक वही लोग थे, कुल मतलब समझ ही रहे हैं, बड़े लोग हैं ना, कुली। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोल्शेविक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भाई, सेना के नेता का समूह नहीं भाई, संपन्न कृषक, कुछ संपन्न कृषक, 2-2 हो गया है। ठीक है, चलिए। बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था ना, लेनिन का पूरा नाम क्या है? सर मैं 7th का स्टूडेंट हूं, फिर भी आपका क्लास देखता हूं। बबुआ, तुम 7th क्लास में अगर पढ़ते हो बाबू, तो ऐसा मत करो। 7th क्लास में तुम अगर पढ़ते हो ना, तो तुम अभी ना क्या बोलते हैं उसको, सेरेलैक 2 लिया करो, है ना। सुबह शाम 2 चम्मच सेरेलैक 2 लो, तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, तब तुम इस क्लास में नहीं आओगे। क्योंकि 7th क्लास जो है, आपका बच्चा अगर यहाँ पढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसका तो कुछ स्थिति गड़बड़ है। तो तुम बाबू सुबह शाम दूध के साथ 2 चम्मच सेरेलैक 2 लो। अगर तुम थोड़ा सेरेलैक 2 लोगे तो तुम्हारा थोड़ा समझ में तुम्हारा विकसित होने लगेगा। नहीं समझे बात को? सुबह शाम लेना, दोनों टाइम।
अगर 2 टाइम में नहीं हो बाबू तो 3 टाइम ले लेना, ठीक है। चलिए, व्लादिमीर लेनिन की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उन्होंने घोषणा की कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, एकदम किया था। उन्होंने किसानों को भूमि हस्तांतरित की जाए, ये भी मांग सही थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी सही था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही चुनिए, तो सही हो गया 1, 2, 3। हड़ताल पर गए सेंट पीटर्सबर्ग के कर्मचारियों की क्या मांग थी? हड़ताल पे जितने भी सेंट पीटर्सबर्ग के जितने भी कर्मचारी गए थे, उन सब की क्या मांग थी कि भाई जो हमारी मजदूरी है उस मजदूरी को बढ़ाया जाए, उन पैसा ज्यादा दिया जाए, और हमसे आप दिन रात जो खटवा रहे हैं उसको कम करके 8 घंटा कर दिया जाए, और एक बेहतर इन्वायरमेंट दिया जाए, हमें समय पर वेतन मिले, हमारी मजदूरी हमको ज्यादा मिले, बहुत कम दिया जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। तो ये तमाम तरह की बातें हुआ करती थी, इसलिए आंसर क्या जाएगा? डी विकल्प जाएगा। पुलिस ने विंटर पैलेस में श्रमिकों की परेड पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें उनमें से 100 मारे गए। इस घटना के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, इसको कौन नहीं जानता, को नहीं जानता है रग में कि भैया क्या भैया, तो खूनी रविवार किसको कहते हैं, ब्लडी संडे किसको कहते हैं? तो आपको याद होगा कि यही वो ब्लडी संडे था। अब इसके बारे में ना थोड़ा बता दूं मैं आपको, मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूं। यह मामला क्या था? 1904 का मामला था, जब यहां पर बीडी सावरकर ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत बना रहे थे। तो 1904 के अंदर में बहुत स्थिति वहां के लोगों की खराब थी। वहां के जो मिल मजदूर थे वो हड़ताल पर गए थे, और आपको पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो मजदूरी हुआ करती थी उसमें वो क्या हुए थे भाई, तेजी से, भाई महंगाई तो आगे बढ़ रही है और उनकी मजदूरी जो है इस लेवल में बढ़ रही है, भाई घट रही है उनकी मजदूरी। और ऐसे देखते देखते जो पीटर्सबर्ग का इलाका है वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोग जो है इकट्ठे हो गए थे। 1 लाख प्लस मजदूर इकट्ठे हो गए थे। जब 1 लाख से ज्यादा कामगार होंगे और सभी के सभी लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो उसके बाद मामला थोड़ा धीरे धीरे बिगड़ेगा। वहीं पर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था फादर गैपॉन। कौन हुआ करते थे? फादर गैपॉन हुआ करते थे। और ये जो फादर गैपॉन थे साथियों, ये जो फादर गैपॉन हुआ करते थे, इसी व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पीटर्सबर्ग के अंदर में जब आंदोलन हुआ तो ये नेतृत्व किए और इन्होंने जुलूस निकाला, सड़कों पर रैलियां निकाली, और वो जुलूस जो है विंटर पैलेस जैसे ही पहुंचा तो वहां पुलिस पहले से बैरिकेडिंग किए हुई थी। पुलिस और उसके साथ जो कॉसेक्स हुआ करते थे उन पर हमला कर दिया। इस जब हमला हुआ तो इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, और जब ये 100 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 400-500 लोग घायल हो गए। और यही कारण है कि इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार के नाम। अब ये होगा तो धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधि क्या हो जाएगी? फैलने लगेगी। अब अगला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, नाजीवाद जिसको कहते हैं साथियों, और नाजीवाद के साथ साथ हिटलर का उदय। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद एक और चैप्टर है, उसके बाद चैप्टर किताब खत्म हो जाएगा। जर्मनी ने पोलैंड पर युद्ध की घोषणा कब की थी? थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। गर्दन दुखा जा रहा है। अरे भाई टेक्निकल टीम भूख लगा है यार, पेट में चूहा कबूतर सब कूद रहा है। वो बढ़िया दुकान से को थोड़ा बिरयानी ऑर्डर कर दो एकदम। बहुत तेज भूख लगा है, पानी पी पी के 3 बोतल अभी तक पानी पी चुके हैं, है ना। अभी तुमको पता नहीं है कि अगर हम एड्रेस लिख देंगे तो बच्चा सब कम से कम 100 को बिरयानी ऑर्डर कर देगा। 5-6 हजार लाइव है तो 100-200 बिरयानी तो यही ऑर्डर कर देगा पूरा ऑफिसर एकेडमी के लिए। एड्रेस लिख दें क्या? एड्रेस लिख दें जी आप लोग के लिए। सर पिंकी कहां गई? फिर ही मेरा जो है दुखती नस पर जो है हाथ रख दिया है। पिंकी कहां गई? हाँ, आपसे पढ़ के टीआरई 1 में सेलेक्टेड हूं भाई। हमसे पढ़ के कई गो स्कूल में 5-5 गो लड़की सेलेक्टेड है। बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहां पे 5-5 गो 6-6 गो लड़की जो है, 7-7 गो लड़की जो है, लड़का लोग जो है वहां पे, है ना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप बिहार के किसी भी विद्यालय में चले जाइए, वहां एक ही झंडा मिलेगा, वो TOA का होगा, द ऑफिसर्स एकेडमी का होगा। इसको कोई झुठला नहीं सकता। और हम तो कहते हैं कि मैं तो कभी कभी ये देखता हूं, एक बाहर के लोग कह रहे थे कि यार आपके यहाँ तो टीचर जितना मेहनत करता है उतना तो शिक्षक मेहनत जितना करता है उतना बच्चे नहीं कर पाएंगे। और ये हकीकत है, हमारे यहाँ शिक्षक सुबह से शाम लगे रहते हैं आपकी सेवा में, है ना।
सर पिंकिया के बारे में बोलिए बाबू। पिंकी तो अब वो पिंकी नहीं रही बाबू। पिंकी अब वो पिंकी नहीं रही, अब वो किसी और की रिंकी हो गई है ना। चलिए हटाइए। जर्मनी ने पोलैंड पर युद्ध की घोषणा कब की थी? तो 1 सितंबर 1939 को किया था। और जर्मनी बोला कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी भी आपने आगे पढ़ी होगी, है ना। आगे आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वार भी आएगा। खैर ये मामला बड़ा छोटा था, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा, इसको डेटा याद कर लीजिए। हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना? अरे यार पढ़ाने दो तुम लोग भाई, मजाक कर रहे हो। हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना? हिटलर के बारे में बात हो रही है साथियों। क्या 1930 में, 31 में, 32 में, 33 में? आप याद कीजिए कि सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे ना। हिटलर, अच्छा हिटलर का जन्म कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया में। हिटलर कब पैदा हुआ था? तो 1889 ईस्वी में, जब विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, उस समय हिटलर पैदा हुआ था। और हिटलर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1932 के अंदर में वो जर्मनी का नागरिक बना। और जब वो जर्मनी का नागरिक बना तो उसके बाद साथियों की पूरी कहानी ही बदल गई। और हिटलर जो है आगे चलकर क्या बनेगा? तो उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे पॉल वॉन हिंडरबर्ग। उन्होंने ही 1933 के अंदर में 30 जनवरी, डेट याद कर लीजिएगा साथियों, 38 ऑफ जनवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933 का वो दिन था जिस समय वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे पॉल वॉन हिंडरबर्ग। उन्होंने जर्मनी के जो चांसलर थे, उस चांसलर के रूप में एडोल्फ हिटलर को जो है क्या किया? इनका नाम जो है फाइनल कर दिया था। उस स्थान का नाम क्या था जहां जर्मन साम्राज्य के सभी अवांछनीय लोग मारे गए? अवांछनीय लोग कहां मारे गए थे? तो आपको याद ही होगा साथियों कि अवांछनीय लोग जो मारे गए उसको हम कहते हैं सामान्य सरकार की भूमि। आपको पता है कि नाजी क्या थे? तो आप जब नाजीवाद को पढ़ेंगे तो नाजी मूल रूप से केवल शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का ही समाज चाहते थे। और उन्हें अकेले वो क्या मानते थे? तो अकेले वो उन्हें वांछनीय मानते थे। उन्हें जनरल गवर्नमेंट नाम, या फिर दूसरे भाग में आप जाएंगे तो मवेशियों की तरह जो है, जो गाय भैंस बकरी की तरह पाला जाता था। और वो जो गाय भैंस बकरी की तरह पालने का मतलब है कि वो चाहते नहीं थे, मतलब अवांछनीय लोगों का वो गंतव्य हुआ करता था। मतलब अगर आप बात करें अवांछनीय जो शब्द है ना, इस शब्द की जब आप बात करते हैं तो इस शब्द का जो इस्तेमाल है मेरे दोस्तों, इस शब्द का इस्तेमाल नाजियों के द्वारा जो है यहूदियों को लेकर के, रोमा को लेकर के, विकलांगों को लेकर के, समलैंगिकों को लेकर के, गरीब गुरबों को लेकर के, राजनीतिक विरोधों को लेकर के, इन सब तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मूलतः मतलब इसका मतलब यही था कि ये जो है क्या था? तो इस स्थान का नाम बताइए जो अवांछनीय लोग मारे जाते थे। तो आंसर हो जाएगा ए विकल्प। पीआरटी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा कब हुई? अब मुझे बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में शुरू हुआ था। और घोषणा कब हुई थी? तो मई में हुई थी। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने मई को समाप्त हुआ था? तो आप कहिएगा कि 7 मई को। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें। 7 मई 1945 के दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था साथियों? समाप्त हुआ था। आपको याद होगा। अब एक भाई मेरे हिटलर के बारे में कह रहे थे, तो हिटलर ने, आपको पता है कि उसको लगा कि अब मैं हार जाऊंगा। अब हिटलर युद्ध जो है हार ही गया था। तो जो बंकर हुआ करता था, उसी बंकर में साथियों 30 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर ने क्या किया? तो बंकर में ही आत्महत्या कर ली। बंकर में क्या किया उस व्यक्ति ने? तो हिटलर ने साथियों आत्महत्या कर ली। हिटलर ने साथियों क्या किया? तो हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद जैसे 30 अप्रैल के बाद आएगा 31 अप्रैल नहीं, 1 मई, फिर उसके बाद 2 मई को सोवियत सैनिकों ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 7 मई 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है फ्रांस के रिम्स में नाजी जो था जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित हुई? अब वो कौन सा चार्टर था? 1933 का चार्टर, 1943 का चार्टर, 1933 का चार्टर, 43 का चार्टर, 27 का अधिनियम या सक्षम अधिनियम? इसको इनेबलिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेबलिंग एक्ट। और प्रश्न का उत्तर भी यही हो जाएगा आंसर डी विकल्प। वह देश जिसने अमेरिका पर परमाणु बम गिराया, हिरोशिमा जापान, वो कौन देश था भाई? कौन जो है अमेरिका पर परमाणु, क्या लिख दिया है?
गड़बड़ा गया ही क्वेश्चन में। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। वह देश जिसने अमेरिका पर परमाणु बम गिराया, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आपको पता है कि अमेरिका ने 1945 पर जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, याद ही होगा। कौन सा बम था? लिटिल बॉय बम हुआ करता था। तो क्वेश्चन ही एक्चुअली में क्या हो गया है? ये फॉल्स हो गया क्वेश्चन, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हस्ताक्षरित वर्साई की संधि निम्नलिखित कारणों से जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक थी। अब से आप कह रहे हैं, आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो उसमें वर्साई की संधि हुई थी 1920 के अंदर में। उसमें से क्या मामला कह रहा है कि कौन सी बात अपमानजनक थी? जर्मनी की विदेशी संपत्ति खो गई और देश का 13% क्षेत्र नष्ट हो गया था। ये सही बात है। उसने अपना 75% लोहा, 26% कोयला फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया को सौंप दिया। जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड का हर्जाना भी देना पड़ा था। यह भी सही स्टेटमेंट है। पश्चिमी देशों ने जर्मनी का विसैन्यीकरण कर दिया और 1920 के दशक में उन्होंने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया जो संसाधनों से समृद्ध था। यह भी सही है। दिए गए सभी, अच्छा यही आंसर हो जाएगा, फिर आंसर डी हो जाएगा। इस ऑप्शन का आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी। नुरेमबर्ग ट्रिब्यूनल द्वारा इतने बड़े नरसंहार के लिए सिर्फ 11 नाजियों को मौत की सजा क्यों दी गई थी? क्यों दी गई थी आपसे पूछ रहा है। तो आप भी जानते हैं कि इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़े होंगे तो आइए देख लेते हैं क्यों दी गई थी। केवल इन 11 नाजियों को दोषी पाया गया? तो नहीं रे भाई, क्या मजाक करता है। मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी के प्रति उतना कठोर नहीं होना चाहता था जितना वो द्वितीय विश्व के बाद थे। एकदम सही बात है। जर्मनी ने वादा किया था कि वह ऐसा कृत्य कभी नहीं दोहराए, कहियो नहीं वादा करेगा। जर्मनी मित्र देशों को हत्याओं के मुआवजों के रूप में बिल्कुल नहीं। अब क्या पूछ रहा है, क्यों दी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, स्कूली बच्चों के संदर्भ में नाजी विचारधारा क्या थी? देखिए, एक बड़ा ही अजीब सा सवाल है और स्कूली बच्चों के संदर्भ में अगर आपसे पूछा है, चूंकि आप टीचर बनेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब स्कूल में आप बच्चों को, क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाएंगे, जितने भी लोग एसएसटी के मास्टर बनेंगे वो सब लोग जब एक स्कूल में पढ़ाएंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे? मतलब स्कूली बच्चों के संदर्भ में नाजी विचारधारा क्या है, ये आपसे वो समझना चाह रहा है। नाजी विचारधारा का मानना था कि बच्चों की शिक्षा अनावश्यक है। बिल्कुल गलत, वो मानते थे कि आवश्यक है। इसका मानना था कि बच्चों पर स्कूल के अंदर और बाहर दोनों निगरानी रखी जानी चाहिए। बिल्कुल मानते थे वो लोग। सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं, वो बोलते थे बच्चों के अनुसार उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प। स्कूली बच्चों के संदर्भ में नाजी विचारधारा ये है क्योंकि इसका मानना था कि बच्चों पर स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह। क्यों भाई? क्योंकि इनका उद्देश्य शिक्षा को बौद्धिक बनाना था। ये क्या चाहते थे कि शिक्षा कैसी हो? तो ये चाहते थे कि शिक्षा बौद्धिक हो। इनका उद्देश्य क्या था? कि शिक्षा को किसी तरह से बौद्धिक बनाया जाए। ये नहीं चाहते थे कि शिक्षा लोगों से क्वेश्चन पूछना, उसको आंसर करना, सोचना, आंसर करना, ये नहीं। ये चाहते थे कि भैया इस तरह से काम नहीं चले। भविष्य की अगर भावी पीढ़ी का निर्माण करना है तो खेल को आगे बढ़ावा देना होगा। मुख्य पाठ्यक्रम में कम से कम 2 से 3 घंटे खेलने की बात भी यहां पे अगर ऑप्शन में रहता कि प्रतिदिन 2 से 3 घंटे खेलने की बात, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद धीरे धीरे 1938 के अंदर में नाजियों ने 1938 में इसे बढ़ाकर कर दिया कि प्रतिदिन 5 घंटे बच्चा खेले। हम लोग की माई जो है ना, पीट पीट के चपलिया देती अगर हम लोग कहते कि हमारा मास्टर कहता कि 5 घंटा इसको रोज खेलना है। 5 घंटे तक अगर स्कूल में रोज खिलाया जाएगा तो माई बाप जो है स्कूले के मास्टर को मारे लगेगा लाठी से। नहीं समझे बात को कि हमारा बच्चा को पढ़े ला भेजे हैं कि खिलाने ला भेजे हैं जी। नेक्स्ट, 1935 के नुरेमबर्ग नागरिकता कानून में निर्दिष्ट किया गया था कि केवल जर्मनी या उसके सगे संबंधी लोग ही जर्मन के नागरिक होंगे। बिल्कुल सही बात है, यही था उसमें। यहूदी और जर्मन विवाह नहीं कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते हैं। यहूदी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते हैं, यह भी रोक था। उपरोक्त सभी विकल्प, क्या पूछ रहा है, सही गलत नहीं? अच्छा चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। आंसर विल बी डी ऑप्शन। आंसर विल बी डी ऑप्शन। लेवल 2 एडवांस, इसमें जो है लेवल 2 एडवांस की बात है, तो लेवल 2 एडवांस देख लेते हैं। आइए चलिए करा ही देते हैं, है ना, क्या डिप्पी मारेंगे। पहला
पहला है कि नए वाइमर गणराज्य के प्रति जर्मनी की प्रतिक्रिया क्या थी। उन्होंने वर्साय में जर्मनी की हार और अपमान के लिए नए गणराज्य को दोषी ठहराया था और वो वाइमर गणराज्य को वो दोषी ठहराए थे। ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये बात सही है। तो भाई अगर हम इस बात की सही की बात करते हैं तो बिल्कुल सही। गणतंत्र को युद्ध अपराध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ उठाना पड़ा, बिल्कुल सही है। यह रूढ़िवादी राष्ट्रवादी हमलों का केंद्र बन गया, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, यानी आंसर क्या चला जाएगा साथियों, आंसर जाएगा डी विकल्प, डी विकल्प। प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है। देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे सही नहीं पूछ रहा है, यहां पे कह रहा है कि कौन सा दावा गलत है आपके बारे में ये बात कर रहा है। ये देखते हैं। वास्तव में क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछ रहा है कौन सा दावा गलत है। वास्तव में सैनिक जीवित रहने के लिए खाइयों में रहते और खोपड़ा खाते थे। ये तो सही बात है, दिस इज करेक्ट। सभी सैनिक अपने देश के सम्मान और व्यक्तिगत, नहीं भाई, जबरदस्ती भेजे गए थे। भारत के लोग क्या देश के सम्मान के लिए गए थे? भारत के लोगों को मार गोली, मार बंदूक, धुआं उड़ा दिया, मजबूरी में गए थे, डर से गए थे, जबरदस्ती भेजे गए थे। अनुज जी शुरू हो जाएंगी 3.1 के बाद शुरू कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए मेरे भाई। 4.1 वाले ओ में बहुत टाइम है, 3.0 के बाद उसको शुरू कर लेंगे। अभी 3.0 तक थोड़ा सांस लेने दीजिए, है ना। जब आपका भी 4.0 आएगा तो उस समय 5.0 वाले भी कहेंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उन्हें घातक गैस और दुश्मन की बमबारी का सामना करना पड़ा था, साथ ही साथियों की भी हानि थी, बिल्कुल सही बात है। आक्रामक प्रचार के माध्यम से युद्ध को आक्रामक प्रचार के माध्यम से महिमांडित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। चारों स्टेटमेंट करेक्ट, गलत, अच्छा बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी, आंसर ये हो जाएगा। हिटलर की ऐतिहासिक भूल क्या थी, उसने ऐसा क्यों किया? तो हिटलर की ऐतिहासिक भूल क्या थी भाई? हिटलर की ऐतिहासिक भूल बहुत सारी थी, लेकिन सबसे बड़ा भूल था कि सोवियत संघ पर उसने क्या कर दिया था, पैर दर्द करने लगा था। सोवियत संघ पर उसने हमला कर दिया था 1941। हिटलर का 1941 में सोवियत संघ पर हमला एक ऐतिहासिक भूल है, बिल्कुल सही। उन्होंने अपने पश्चिमी मोर्चे को ब्रिटिश हवाई बमबारी के सामने उजागर कर दिया, यह भी सही बात है। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मनी को अपमानित किया, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त। अब देखिए ऐसा है ना कि क्वेश्चन जो है ना, उपरोक्त सभी जहां दिखे मार दीजिए, है ना, ऐसा ही हो गया अब तो भाई। सर्वहाराकरण को इस प्रकार माना जाता है। अब देखिए सर्वहाराकरण जो है ना, एक बार एग्जाम में मैंने पूछा था, देख भाई मुझे अगर बताना होगा तो मैं ऑपरेशन बारबरोसा भी बता सकता हूं 1941 का, 2 मोर्चे का युद्ध भी बता सकता हूं, रूसी सर्दी का प्रभाव भी बता सकता हूं, स्टालिनग्राद की लड़ाई भी बता सकता हूं, सोवियत के संसाधनों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया वो भी बता सकता हूं, कैसे पश्चिमी मोर्चे पर ये लोग कमजोर पड़े वो भी बता सकता हूं। लेकिन इतना बताने का यहाँ टाइम नहीं है। यहां पर तो जो है सिर्फ हम लोगों को आपको क्वेश्चंस करा देने हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, है ना। अब आइए, मध्यम वर्ग के स्तर तक निर्धन हो जाना गलत बात है। उच्च शासक वर्ग के, बिल्कुल उच्च शासक वर्ग के स्तर तक निर्धन हो जाए, मतलब तुम्हारा शासक भी अगर निर्धन हो जाता है तो सर्वहाराकरण कहते हैं, इसको ध्यान रखना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित जर्मन गणराज्य का नाम क्या था? अब ये अगर आप नहीं बता पाएंगे, है ना, ये अगर आप नहीं बता पाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या था, वाइमर हुआ करता था, और आप पढ़ते भी होंगे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करके वाइमर, है ना। नेक्स्ट, 1923 में जर्मनी के आर्थिक संकट से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1923 में जर्मनी के आर्थिक संकट। अब देखिए जर्मनी के अंदर में जब आर्थिक संकट हुआ, आपसे पूछ रहा है कि उस टाइम पीरियड पर इससे संबंधित कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले, मार्क का मूल्य गिर गया। डेफिनेटली जब भी युद्ध होगा तो गिरेगा ही गिरेगा। वस्तुओं की कीमतें आसमान, बिल्कुल मूल्य गिरेगा तो वस्तुओं के किसमें? वाइमर गणराज्य ने आर्थिक सफलता कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं किया। ए और बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, यहूदियों के प्रति नाजी घृणा के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? यहूदियों के प्रति नाजी घृणा जो करते थे उसके मेन आपसे पूछ रहा है कि उसके और कौन से कारण हुआ करते थे। ठीक है जी, पहला लेते हैं, यहूदियों को ईसा मसीह के हत्यारे के रूप में माना जाता था। एकदम सही बात है। वे सूदखोर यानी साहूकार थे, एकदम भरपेट थे। यहूदियों ने हमेशा नाजियों को धोखा दिया था। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछ रहा है ना, हाँ, ए विकल्प। हिटलर की विचारधारा लेवेंश्रम या रहने की जगह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जर्मनी में रहने की जगह बढ़ाने के लिए बहुमंजिला
इमारतें बनाई गई। बहुमंजिला इमारतों का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सबसे पहले अब ये स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि वो जो है जर्मनी के अंदर में बहुमंजिला इमारतें इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते थे ताकि जो है रहने की जगह बढ़े। वो वर्टिकल एक्सपेंशन नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे? वो ऐसे एक्सपेंशन, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन चाहते थे। ठीक है। जर्मन राष्ट्र के भौतिक संसाधन और शक्तियों को सक्षम करके दुनिया पर कब्जा, एकदम सही बात है। बसावट के लिए नए क्षेत्रों का अधिग्रहण करना पड़ा, यह भी सही बात है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अब देखिए, जब हमने गलत कथन को चुना तो यह भी गलत, यह भी गलत। मतलब आप उल्टा सोचिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा हम क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं। तो अगर आप उल्टा सोचेंगे 2 और 3 दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसके हिसाब से सही है। ओवरऑल देखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो पहला कथन कैसे गलत है? पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि भाई ये हॉरिजॉन्टल बड़ी बिल्डिंगों को ना बसाकर ये चाहते थे कि एक्सपेंशन हो, भौगोलिक रूप से विस्तार किया। जैसे पटना है तो पटना के बगल में बिहटा बन जाए तो बिहटा में लोग रहने लगेंगे, हाजीपुर बड़ा हो जाए तो हाजीपुर में रहने लगेंगे, फतुआ बड़ा हो जाए तो फतुआ में रहने लगेंगे, बिहार शरीफ बड़ा हो जाए तो बिहार शरीफ में रहने लगेंगे। अब पटना ही में 200 तल्ला का बिल्डिंग बना के लोग क्यों रहेंगे? इससे एक्सपेंशन तो होगा नहीं। एक्सपेंशन भौगोलिक रूप से कैसे होगा? जब जो है डायमेंशनली हम बढ़ेंगे। इसीलिए वो क्या हो जाता है? कथन, स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट सही है लेकिन क्वेश्चन के रिलेशंस में वो गलत है। समझ में आया बात? बैचेस का प्रमोशन है। हिटलर की शुद्ध नस्ल की विचारधारा के संदर्भ में दिए गए समुदायों पर विचार करें। देखिए, हिटलर की जब आप बात करते हैं तो उसकी शुद्ध विचारधारा की जब साथियों आप बात करते हैं तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इस प्रश्न को अच्छे से देखिए। कह रहा है कि समुदाय पर विचार करें, यहूदी, जिप्सी, अश्वेत, असामान्य और नार्डिक आर्यन। तो सबसे पहले तो इसको बाहर निकाल दीजिए। ये विचारधारा समुदाय रहेंगे, तो उत्तर जाएगा बी विकल्प। नाजी राज्य को सबसे खूंखार आपराधिक राज्य के रूप में ख्याति किस कारण मिली? अब क्यों ऐसा लग रहा है भाई? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो आप समझिए क्या है। गेस्टापो, एसएस और एसडी जैसे नौ संगठित सेनाओं के संभिनातोत्तर शक्तियां प्रदान की गई थी। करेक्ट है भाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। अब आगे क्या पूछा है भगवान जाने। लोगों को गैस्ट्रोपा यातना कक्षों में हिरासत में रखा जाता था और यातना भरपेट दिया जाता था। ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपसे पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा? तो दोनों आंसर होगा, यानी आंसर विल बी सी। लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4। दिस इज लास्ट चैप्टर। आइए, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च। अब ये तो भाई भारत वाली बात हो गई। इसमें तो आप लोग दनादन मारिएगा, और अगर दनादन नहीं मारिएगा तो ये बात हो जाएगा गड़बड़। दनादन अगर नहीं मारिएगा तो ये बात हो जाएगा गड़बड़। कहां पे है जी? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। कब स्थापित हुआ था? तो आपको ही बताया कि 1878 में स्थापित हुआ। नाम कब बदला था? तो 1906 में बदला था। आपको भी याद होगा कि 1878 में वन विद्यालय के रूप में शुरू हुआ था। शुरू में इसका नाम इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। बाद में क्या हो गया? एफआरआई इसका नाम हो गया। 1906 में एफआरआई हो गया। बैंगा एक वन समुदाय है। कल ही हमने पढ़ा था बैंगा के बारे में। यह मध्य भारत का एक वन समुदाय है। इसके बारे में पढ़ा था एमपी के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, हमारा उड़ीसा के अंदर में। और उड़ीसा में हमने कल डिस्कस भी किया था कि उड़ीसा में ये मूल रूप से रहते थे। बालाघाट वाला इलाका, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था, है ना। तो इसके बारे में हमने बहुत मस्त होकर डिटेल में पढ़ा था, इसलिए इसमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कलंगो ने डचों का विरोध किया था। कलंगो ने डचों का विरोध कब किया? 1700 में, 1750 में, 1770 में या 1800 में। जब कलंगो की आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वर्तमान में इंडोनेशिया जो एक इलाका है, वहां पर एक द्वीप है जिसको कहते हैं सुलावेसी द्वीप। आपको याद होगा, सुलावेसी द्वीप का नाम याद होगा। और उसी सुलावेसी द्वीप की जब आप बात करते हैं तो उसी सुलावेसी द्वीप से यह संबंधित है, क्योंकि वहीं उसी सुलावेसी द्वीप का जो दक्षिणी इलाका है, वहीं पर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम था कलंग। कलंग नाम हुआ करता था।
ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया में है, ये भी ध्यान रखिएगा, और 1770 की ये कहानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्लैंडो-गेडेस्टोन प्रणाली क्या हुआ करती थी, एंस्टेन प्रणाली क्या हुआ करती थी, आपसे पूछ रहा है कि इस प्रणाली का महत्व क्या है। तो आप भी जानते हैं कि भूमि जो लगान हुआ करता था, उसमें जब पहली बार हम लोग, कैसे होता है कि पहला बार अगर आप किसी दुकान में जाइएगा तो आपको 5% का ऑफ, जैसे जोमेटो से कोई पहली बार खाना, या KFC का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप पहला बार खाना ऑफ कीजिए तो 5% ऑफ। तो उसी प्रकार से भूमि लगान पर जब पहली बार अधिरोपण होता था तो उसकी छूट जो है, यही देने की प्रणाली जो है ये कहलाती थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जंगलों के प्रति ब्रिटेन का क्या रुख था। अब जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, तो ब्रिटेन का रुख क्या रहेगा, तो ब्रिटेन बड़ा ही ये रहेगा, ब्रिटेन कभी भी चाहेगा कि उसका वन जो है काट लिया जाए। हमेशा ब्रिटेन अपने वनों की रक्षा करना चाहता था, वन कानूनों का। तो वन सेवा ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों की मांग के अनुरूप पेड़ों को काट दिया, कभी नहीं पेड़ काटेंगे। अंग्रेजों सहित सभी को पेड़ों को काटने से सख्ती से रोक दिया गया, बिल्कुल सही। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारतीयों को रोजगार उपलब्ध नहीं, भाई पेड़ नहीं लगाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 1923 में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। अब ये एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए कि 1923 के अंदर में फॉरेस्ट ऑफ, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिए मेरे भाई, ऐसे कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, EP स्टेबिंग ने लिखी थी, डेविड स्पर ने लिखी थी, वेरियार एल्विन ने लिखी थी। अब होता क्या है ना कि मान लीजिए ये एग्जाम में PRT में ये क्वेश्चन आ जाए, PRT में ये क्वेश्चन आ जाए। अब बच्चा कहेगा कि सर ये किताबवा तो हम पढ़बे नहीं किए, देखते हैं अजबे हो रहा है, बाकी सब तो आप जनबे करते हैं। तो सब तो आप जनबे करते हैं, लेकिन अभी किताब का नाम आपसे पूछ देगा तो आप कहिएगा बताइए ना कहां से किताब का नाम पूछ देता है, पते ही नहीं चलता है ना। KFC मतलब क्या होता है सर बताएं, आप हमेशा KFC बोलते रहते हैं। नंदनी, KFC का मतलब होता है K से कर्नाटक, F से फ्रांस, C से चिकन। तो ये एक चिकन का डिश होता है बाबू, जो कर्नाटका से चलकर फ्रांस जाता है और फिर फ्रांस से भारत आता है। उस मुर्गी को जब आप खाते हैं तो KFC होता है। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो है 1923 में, ये किताब जो है 1923 में जो है लिखी गई थी। ये किताब कब लिखी गई है, तो 1923 के अंदर में लिखी गई है। और इस किताब नंदिनी गुप्ता है ना जी, और इस किताब के लेखक कौन है, तो EP स्टेबिंग है। स्टेबिंग इनका नाम है, EP स्टेबिंग इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासक वनों का अनुत्पादक मानते थे क्योंकि वनों से राज्य की आय बढ़ाने लायक राजस्व प्राप्त नहीं होता था। जंगलों में केवल जंगली पेड़ ही उगते थे। अच्छा, जंगल में और क्या उगेगा रे भाई, जंगल में जंगली पेड़ नहीं उगेगा तो और क्या उगेगा ये बताइए। खैर, जंगल रहने लायक नहीं थे, जंगल जंगली जानवरों से भरे थे। वो अनुत्पादक मानते थे, मतलब नो प्रोडक्शन मानते थे, क्योंकि वहां से कोई राजस्व नहीं आता था। इसलिए बस्तर के जंगल जैसी स्थिति किस देश में थी, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, जापान में या श्रीलंका में। अब बस्तर है कहां, तो आपको ही पता है कि बस्तर जैसी स्थिति इंडोनेशिया की, अभी हमने चर्चा की। क्यों, क्योंकि बस्तर का जंगल बहुत घना है, और बस्तर का जो जंगल है वो बहुत घना है, और यहां का भी जंगल क्या होता था, घना होता था, बांस के पेड़ होते थे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होता था, जैव विविधता का एग्जाम्पल है। और इंडोनेशिया में भी जो जंगल मिलते हैं वो बस्तर से मिलते जुलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वीडन कृषि से संबंधित नहीं है, बेवर है, झूम है, पिंदा है, कराचा है। आपसे पूछ रहा है कि कौन स्वीडन खेती के बारे में पूछ रहा है, और कह रहा है कि कौन स्वीडन खेती से संबंधित नहीं है। तो आप जानते हैं ये भी स्वीडन, ये भी स्वीडन, ये भी स्वीडन। NCERT पढ़िएगा तो कराचा जो है साथियों, कराचा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कराचा जो है इससे संबंधित नहीं है। चाहे आप अफ्रीका चले जाएं, चाहे आप दक्षिण अफ्रीका चले जाएं, दक्षिण अमेरिका चले जाएं, एशिया चले जाएं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के कई हिस्सों में अपनाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारा इसका नाम है, पेंडा है, बेवर है, नेवाद है, झूम है, पेड्डू है, खंदक है, कुमड़ी है, बहुत सारे, ध्या है, बहुत सारी, ये टैवी है, अफ्रीका में चिटमेने है, श्रीलंका में चेना है। सर आपके प्लेटफॉर्म पर उर्दू का क्लास नहीं है। नहीं रे भाई, उर्दू का वो क्लास हमारा पास नहीं है, उर्दू तो नहीं है यार, क्या करें बोलो। नेक्स्ट,
सरना लोग डैश हैं, पवित्र उपवन है, वर्षावन है, रेगिस्तानी भूमि है, इनमें से कोई नहीं। सरना की जब बात करते हैं तो सरना कुछ और नहीं बल्कि पवित्र उपवन है मेरे दोस्तों। और जब आप सरना की बात करते हैं तो भारत के छोटा नागपुर के पठारी इलाकों के अंदर में ये पवित्र उपवन है। मूल रूप से झारखंड कह लीजिए, अपना बिहार कह लीजिए, छत्तीसगढ़ का इलाका कह लीजिए, बंगाल का कुछ इलाका पकड़ लीजिए, असम का कुछ इलाका पी लीजिए, वहां पे आप जाएंगे तो सरना लोग मिलते हैं। अब सरना की जब बात आती है तो आपको पता ही होगा सरना में कौन होते हैं, इनके फॉलोअर्स कौन है, बेंगा हैं, हो हैं, कुरुक हैं, आपके मुंडा हैं, बिरसा मुंडा वाले, भूमिज हैं, खड़िया हैं, संथाली हैं, ये सभी लोग क्या हैं, तो ये सभी लोग जो है सरना वाले हैं, सरना वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लेवल 2 है। लेवल 2 में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस हैं तो इसको करने से कोई बहुत बफर हो रहा है क्या? एक लास्ट चैप्टर है, उस लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये। लेवल 2 वाले से तो आपको बहुत फायदा नहीं होगा। 10 क्वेश्चन है, मैं आंसर टिक कर दूंगा इसका। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है आधुनिक दुनिया में पशुपालक। बंजारे निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं? क्या पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? आप आराम से सोचिए कि बंजारे कहां नहीं पाए जाएंगे। तो आपको ही पता है कि बंजारे दिल्ली के इलाकों में नहीं पाए जाएंगे। कहां नहीं पाए जाएंगे? दिल्ली के इलाकों में बंजारे नहीं पाए जाते हैं। पंजाब में भी, बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी, सब जगह पाए जाते हैं। इनमें से कौन पहाड़ी पशुपालक समुदाय है? गद्दी, गुज्जर, भोटिया या सभी के सभी? तो आप भी जानते हैं कि सभी के सभी जो समुदाय दिख रहे हैं आपको बोर्ड के अंदर में, ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये पहाड़ी पशुपालक हैं। गद्दी की बात करेंगे, गद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर में पाया जाता है। गुज्जर आपको पता है कि राजस्थान में पाया जाता है। जबकि भेटिया की बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर में, हिमाचल में भी ये पाया जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, उत्तर हो जाएगा धनगर। जो है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देहाती समुदाय था? आपसे क्या पूछ रहा है कि धनगर जो है कहां का देहाती समुदाय था? तो आपको बताना है कि ये कहां का देहाती समुदाय है, गुजरात का, कश्मीर का, महाराष्ट्र का या पंजाब का? तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर में इनकी ग्रामीण क्षेत्रों में मूल रूप से हैं, ये एक पशुपालक हुआ करते हैं और कृषि में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि में भी साथियों इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मारू जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट चराने के लिए, भेड़ और बकरी पालने के लिए, बगान कृषि के लिए या चक्रीय मौसमी गतिविधि के लिए? मारू जनजाति के बारे में पूछ रहा है तो आप जानते ही हैं कि मारू क्या करती है। तो जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो बताएगा कि मारू मूल रूप से राजस्थान के रेगिस्तानों इलाकों में पाई जाती है। ऊंट को चराने के लिए, ऊंट को घुमाने के लिए ये लिया जाता है। चूंकि मरुस्थल का इलाका है इसीलिए मौ से मरुस्थल और मारू मारू लोग कहने लगते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फेल बहुत कम क्यों होते हैं? बिहार के लोगों को हेयर फॉल बहुत क्या क्या करता है? अरे पगला कहीं का, हेयर फॉल क्यों होता है? खाएगा पिएगा नहीं, गलत काम करेगा तो हेयर फॉल नहीं होगा तो बेयर फॉल होगा इनका। बंजर भूमि नियम के अनुसार बंजर भूमि पर कब्जा कर लिया गया और उसे चुनिंदा व्यक्तियों को दे दिया गया। इन व्यक्तियों को विभिन्न रियायतें दी गई, इन जमीनों पर बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इनमें से कुछ को नए साफ किए गए क्षेत्रों के गांवों का मुखिया बनाया गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बंजर भूमि का जब नियम बनाया गया तो क्या हुआ था? तो सभी के सभी कथन सही हैं, क्योंकि बंजर भूमि पर कोई बसना नहीं चाहता था। वैसी परिस्थिति में इसके लिए ये ऐसे सारे नियम कानून बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चरवाहे खानाबदोश का सबसे सटीक वर्णन है? आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चरवाहे खानाबदोश का सबसे सटीक वर्णन है? आपसे पूछ रहा है कि एकदम एग्जैक्ट वर्णन। हंसो बबुआ, हंसो, हंसोगे नहीं तो और क्या करोगे तुम लोग, ठीक है? सुनो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले ग्रामीण नहीं, चलिए ठीक है, वे लोग जिनके पास स्थानीय निवास नहीं है। चरवाहे जो अपने झुंड के लिए
चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यही चरवाहे कहलाते हैं। इनमें से कौन अफ्रीका के चरवाहा समुदाय नहीं है? अफ्रीका में बेडोइन, बर्बर, राइका, धनगर, बोरान, तुर्काना और मोसाई सोमाली। जब आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइका और धनबर जो हैं ये भारत के चरवाहे हैं, न कि अफ्रीका के। राइका और धनगर कहां के हैं साथियों? ये भारत के चरवाहे समुदाय हैं। और बाकी सब का सब कहां का है? तो बाकी सब का सब जो है कहां का है? तो अफ्रीका का है, अफ्रीका का है। जैसे मोसाई है तो ये पूर्वी अफ्रीका के इलाके का है, ये पूर्वी अफ्रीका के। बोरान तुर्काना जब आप पढ़ेंगे तो बोरान जो है ये भी पूर्वी अफ्रीका का है। बर्बर जो पढ़ेंगे तो पश्चिमी अफ्रीका का है। मोसाई के मामलों को प्रशासित करने को ब्रिटिश प्रयासों से बुजुर्गों और योद्धाओं दोनों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा? आपसे पूछ रहा है कि मोसाई के मामलों को प्रशासित करने के ब्रिटिश प्रयासों से बुजुर्गों और योद्धाओं दोनों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा? तो अब कॉमन सा बात है कि प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ेगा मेरे भाई, तो अब देख लेते हैं ऑप्शन को। आइए, कह रहा है पहला कि अंग्रेजों ने मोसाई के विभिन्न उप समूहों के प्रमुखों को नियुक्त किया। बिल्कुल सही। इन प्रमुखों को जनजातियों के मामले के लिए जिम्मेदार बनाया गया था, यह भी सही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विकल्प चला जाएगा। आंसर विल बी कौन सा? सी विकल्प चला जाएगा। आप लोग जान लीजिए, अगर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है तो प्रशांत सर 1 से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। तो प्रशांत सर 1 आ गए हैं, अपने घर से लौट कर आ गए हैं, और अभी मेरी क्लास 10 मिनट में जैसे ही खत्म होगी वैसे ही प्रशांत सर 1 की क्लास शुरू होगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि उस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 9th को, 10th को और 11th को 3 क्लास की एनसीईआरटी कर लीजिएगा। चाहे आप पीआरटी देते हो तो, टीजीटी देते हो तो, या पीजीटी देते हो तो, कोई भी जीटीपी देते हो, सब में आपको अच्छा नंबर आएगा। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है। कौन सी मौसमी हलचलें महाराष्ट्र के धनगरों को प्रभावित करती हैं? वैकल्पिक मॉनसून और शुष्क मौसम। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही है महाराष्ट्र की कहानी। महाराष्ट्र में जो चरवाहे हैं इन्हीं का इंतजार करते हैं। चारगाहों पर प्रतिबंध के कारण चारगाहों पर अत्यधिक चराई का क्या परिणाम नहीं हुआ? चरगाहों पर प्रतिबंध के कारण चरगाहों पर अत्यधिक चराई का प्रभाव क्या नहीं हुआ? चरगाहों की गुणवत्ता में गिरा। भाई गुणवत्ता में कैसे गिरावट आएगी? ये तो संभव ही नहीं है। इससे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में बिल्कुल डेफिनेटली प्रतिबंध होगा तो उससे फायदा ही होगा, लगातार खेती होगा तो चलेगा नहीं। लेवल 2 एडवांस, ये लास्ट के अब कुछ 10 क्वेश्चंस बच गए हैं मुझे लगता है। अब ये लास्ट के जो कुछ 10 क्वेश्चंस बचे हैं इनको हम लोग कर लिया जाए और उसके बाद विदा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चरवाहे समूहों का जीवन इससे चलता था। यह सटीक अनुमान के झुंड एक स्थान पर दूसरे स्थान तक कितने देर तक रुक सकता था? साथ ही यह ज्ञान की पानी और घास कहां उपलब्ध है? बिल्कुल, चरवाहे भोजन की तलाश में जाते थे। सटीक समय और गति की गणना, साथ ही यह गारंटी की वे क्षेत्र से गुजर सकते हैं, यह भी सही बात है। रास्ते में किसानों के साथ संबंध स्थापित करना ताकि वे पशुओं को चरने की अनुमति दे सकें, यह भी बात सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी डी ऑप्शन। आंसर विल बी डी ऑप्शन मेरे दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देहाती आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध का परिणाम था? चारगाह भूमि का लगातार अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा था। यह बात बिल्कुल सही है। चारगाहों की गुणवत्ता में गिरावट आई थी, बिल्कुल, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। पशुओं के लिए चारे की कमी हुई थी, यह गलत बात है। पशुओं के लिए चारा भरपेट उपलब्ध था। सही विकल्प चुने, ए ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक जगह जनजाति दी हुई है और दूसरे जगह जगह दिया हुआ है, और जनजाति और जगह की जब जब बात आती है तो जनजाति और जगह वाले क्वेश्चन में तो आपको गलती नहीं ही करना चाहिए, नहीं ही करना चाहिए। अब देखिए, गदीश हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। मालधारी असम, ना रे भाई ना, बिल्कुल ना। कुरुमास कर्नाटक, ये भी सही है। तो आंसर क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो 1 और 3 यानी बी विकल्प हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मालधारी कहां से आता है? तो मालधारी गुजरात से है, असम से नहीं। ये कहां से है भाई? तो ये गुजरात से संबंधित है, गुजरात की जनजाति है ना, ध्यान रखिएगा, गुजरात। नेक्स्ट, भाबर किसे कहते हैं? अब भाबर और
बांगर और खाबर और भाभर आपको पता ही है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल टेल यू। पहला है कि गढ़वाल और कमाऊ की तलहट्टी के नीचे, यही आंसर हो जाएगा। भाबर किसे कहते हैं, तो गढ़वाल और कमाऊ की तलहट्टी के नीचे एक शुष्क वन क्षेत्र का इलाका है, उसे भाबर कहते हैं। भाबर क्या है, एक तंग पट्टी है, एक तंग पट्टी है जिसका निर्माण कैसे होता है, तो जब कंकर जमा हो जाता है, जो शिवालिक की ढलानों के समानांतर में सिंधु और तिस्ता नदी है, उस तिस्ता नदी के बीच में जो पाए जाने वाला इलाका है वो भाबर का इलाका है। इन पट्टियों का जब निर्माण होता है तो इन पट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो पहाड़ियों से नीचे उतरते समय बहुत सारी नदियों के द्वारा धीरे धीरे कंकर पत्थर जमा कर दिए जाते हैं और तब जाकर भाबर पट्टी में आकर सभी नदियां धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार की जनजातीय आबादी द्वीपों को 3 समूहों में बांटा गया है। अब आप जानते, द्वीपों को 3 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। अब ये पूछना चाहिए इसको कि 3 समूहों में किसमें नहीं बांटा गया है ना, ठीक है। एस्ट्रोलोड्स, कॉकेसेट्स, मोंगलोइड्स या निग्रोइड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, निग्रोइड्स हो जाएगा, क्योंकि निग्राइड्स की बात करते हैं या निग्रोइड्स की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल लोग हैं। और मूल लोग का मतलब क्या है, निग्रोइड्स। इस शब्द का मतलब क्या होता है, मनुष्यों का एक समूह का वर्णन किया जाता है इन शब्दों के अंदर में, है ना, ध्यान रखिएगा। अंडमानी, जरावास, अंगेस और नेग्रोइड्स 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है। यह हमेशा विवाद है। हम कहेंगे एमपी तो आप कहिएगा छत्तीसगढ़, सॉरी आप कहिएगा राजस्थान, लेकिन हम आंसर मध्य प्रदेश ही देंगे, है ना। आंसर हम क्या देंगे, एनसीईआरटी, चूंकि मध्य प्रदेश देता है। अभी नया में डेटा जो चेंज हो गया हो वो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी का जो डेटा है वो एनसीईआरटी का डेटा क्या कहता है, एनसीईआरटी का डेटा मध्य प्रदेश कहता है। नेक्स्ट, भारत में जनजातीय आबादी का अधिकतम प्रतिशत निम्नलिखित में से कहां है। मतलब अब ये भी विवाद का क्वेश्चन है, क्योंकि हम 2011 की जनगणना के आंकड़े को देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा कौन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा भील जनजाति है। और इसका हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं, तो रेफरेंस में 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ वनों को संरक्षित घोषित करने के पीछे क्या कारण है। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं वनों को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है कि भाई ये विलुप्त ना हो जाएं, तो इसके पीछे क्या कारण है कि चराई लोग जंगल में ना जाएं, जहां वहां पेड़ पौधे ना नोचने लगे, वहां की जो टहनियां हैं, आप देखते होंगे बगहा जाइएगा तो पेड़ अगर गिर भी गया है फिर भी आपको नहीं उठाना है, पेड़ टूट के गिर गया फिर भी नहीं उठाना है, आप नहीं छू सकते हैं उसको, है ना। चरवाहों को कुछ क्षेत्र में पारंपरिक चराई के अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही बहुत पर प्रतिबंध था। बिल्कुल सही बात है। औपनिवेशिक अधिकारियों का मानना था कि चराई से जंगल के तल पर उगने वाले पौधे और पेड़ों की टहनियां मर जाती हैं, यह भी सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा। अफ्रीका के मसाई समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वे अफ्रीका के सबसे बड़े चरवाहे, मसाई के बारे में पूछ रहा है, और जब मसाई समुदाय के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको क्लियरली बहुत सारी बातें बता देनी है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले वे अफ्रीका के सबसे बड़े, ये तो एकदम 100% सही है। मसाई ने अपनी पूर्व औपनिवेशिक भूमि का लगभग 7%, नहीं रे भाई गलत है। सही विकल्प चुने तो केवल ए सही है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक शासकों के विभिन्न वन कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वन कानून सही परिणाम है। चरवाहों को इन जंगलों में जाने की अनुमति दी गई थी, रेस्ट्रिक्टेड अनुमति दी गई थी, ठीक है ना। क्या किया था, रेस्ट्रिक्टेड अनुमति, पूर्ण रूप से अनुमति नहीं थी। चरवाहों को कुछ प्रथागत चराई अधिकार दिए गए थे, बिल्कुल दिए गए थे, सही है। तो सही विकल्प चुने तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू आ गया। यानी कुल मिला के जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है आपकी, क्लास 9th की जो वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की जो एनसीईआरटी है, वो इस विश्व इतिहास की एनसीईआरटी, अब 1-2 बात महत्वपूर्ण मुझे कहनी है, वो समाप्त हो गई है। मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार एनसीईआरटी को आप पढ़ लें। और दूसरी बड़ी बात इकोनॉमिक्स को लेकर के, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो क्लास है इसके ठीक बाद इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाली है। क्लास मुझे लगता है अगले 2 मिनट में लाइव हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्रशांत सर 1 की इकोनॉमिक्स की क्लास को जरूर कर लें, क्योंकि उनकी क्लास महत्वपूर्ण है और इस क्लास को जरूर कर लें और लाइव में ही कर लें। सर जो है क्लास 9th, आपको पता है कि 3 ही क्लास की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में 9th की,
10th की और 11th की। तो ये 3 क्लास के इकोनॉमिक्स को आपको करना है। अभी जो प्रशांत सर कराएंगे वो 9th के एनसीईआरटी कराएंगे। मेरी क्लास बंद होगी और अगले 2-4 मिनट में उनकी क्लास शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। बहुत हड़बड़ाहट में, तेजी में और निकलने के चक्कर में 1-2 लाइन गलत बोला जाता है, 1-2 का उत्तर गलत भी दिया जाता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। और बाकी आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। ऑफिसर्स एकेडमी लगातार मन लगा के आपको पढ़ाता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिए, विदा दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में शामिल होने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है, जय हिंद है, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।